सूर्य मंगल साथ है, दोनों ही झगड़े के कारक। इनके ऊपर शनि की दृष्टि है, इनके ऊपर केतु की दृष्टि है। यहाँ पर बुध भी है, शुक्र भी है शायद। तो यदि ये 4 ग्रह पाप प्रभाव में है, गुरु वक्री है, तो बाजार हो सकता है कि नए साल के पहले हफ्ते में गिरावट दिखा दे। जब तक गुरु यहाँ पर है 2 जून तक बाजार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 2 जून तक, हाँ 2 जून 2026 तक बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। गुरु और राहु का 6-8 एक्सिस में रहना बाजार के लिए जून के बाद अच्छा नहीं है। वहां पर पोजीशन स्क्वायर अप करनी चाहिए, हल्की हल्की मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत निकल के गोल्ड सिल्वर में शिफ्ट होना चाहिए। बड़ी करेक्शन नीरज तब आती है जब गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरु के 6-8 एक्सिस में पाप ग्रह आ गए। या तो गुरु के 6ठे में शनि आ गया, या राहु आ गया, या केतु आ गया। तो गुरु केतु के नक्षत्र में है, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। डाउ के जो 10 बड़े फॉल हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। 10 बड़े फॉल 86 से लेकर आज तक के 2020 तक के 92 में निफ्टी गिरा हर्षद मेहता में, उस समय गुरु केतु के नक्षत्र में थे। 2000 में निफ्टी गिरा गुरु केतु के नक्षत्र में, 2008 में गिरा गुरु केतु के नक्षत्र में। अभी दोबारा फिर 2 नवंबर को गुरु केतु के नक्षत्र में, 2 नवंबर नहीं है एक्चुअल में 31 अक्टूबर है। गुरु जैसे ही सिंह राशि में जाएंगे वो केतु के साथ आ जाएंगे, केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। गुरु पीड़ित हुआ, बाजार क्रैश हो जाएगा। मुझे 16 नवंबर ज्यादा खतरनाक लग रही है। सेकंड वीक ऑफ नवंबर बड़ा जबरदस्त है। 16 नवंबर प्लैनेटरी पोजीशन में 16 नवंबर के चार्ट में सारे पाप ग्रह केंद्र में, और जब जब बड़ा क्रैश आया सारे पाप ग्रह केंद्र में थे। जापान का बॉन्ड यील्ड 17 ईयर के हाई पे चला गया। यस, 2 दिन पहले की बात है, और सारे बॉन्ड गए हैं। साढ़े, ठीक है। ये हो क्या रहा है, मींस फ्रांस में लोग सड़कों पर आ गए, जापान में सत्ता बदल गई, नेपाल में लोग सड़कों पर, बंगाल में लोग सड़कों पर। शनि जब जब मीन राशि में आते हैं ये काम होता है। अब यूरोप बड़े क्राइसिस में है, और ये जो कुंडली बन रही है ना, जिसकी मैं आपको रेफर कर रहा था, 1 जनवरी की कुंडली जो बन रही है, उसमें सबसे ज्यादा खतरा यूरोप पे है। लड़ाई का खतरा भी यूरोप पे है, फाइनेंशियली कोलैप्स होने का खतरा भी यूरोप पे है। सब बोल रहे हैं अमेरिका डूब जाएगा, $38 ट्रिलियन का कर्जा है, लेकिन सबसे पहले यूरोप इंडिकेशन देगा कि यहाँ पर चीजें ठीक नहीं है। वहां से बाजारों के ऊपर असर आएगा, फिर अमेरिका कंफर्मेशन देगा कि यार ये तो गड़बड़ है, चीजें एक्चुअल में ठीक नहीं है। नवंबर 26 आप जो डेट बता रहे हैं कि वहां से बड़ा करेक्शन आ सकता है। क्रैश आ गया, करेक्शन नहीं, क्रैश भैया ध्यान से सुन लो। करेक्शन 2024 का था। क्रैश मतलब भारी गिरावट। तो अभी आप 16 महीने का टाइम दे रहे हो खाली। हाँ तो 16 महीने देखिए लोगों की राहत के लिए। नहीं उससे पहले आप निफ्टी नया हाई पे देखेंगे ना। हाँ नहीं चलो, उससे पहले आप निफ्टी नए हाई पे देखेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका द एंड शो में। और करीब करीब 4-5 महीने पहले हमने एक शो किया था एस्ट्रोलॉजी पे। अभी आपने कुछ उसके रशेस देखे। तो मेरे मित्र हैं एस्ट्रो नरेश अरोड़ा जी। जब हमने पिछली बार पॉडकास्ट किया था तो उसमें 2 खास बातें उन्होंने कही थी, और वो 2 बातें ये थी कि एक तो अगस्त तक मार्केट में न्यू हाई बन जाएगा, और दूसरा उनका बड़ा खतरनाक प्रेडिक्शन था कि अगले साल यानी 2026 के नवंबर में मार्केट में करेक्शन आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं करेक्शन नहीं, क्रैश आएगा। तो ये 2 प्रेडिक्शन उस पॉडकास्ट की खास बात थी। उन 2 में एक तो मुझे पूरा हुआ दिख रहा है। तो आगे क्या होगा इस पे बातचीत करते हैं नरेश जी से। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, एन शो के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, प्रणाम। प्रजा जी आपने कमाल कर दिया। 2 प्रेडिक्शन आपने दिए थे कि अगस्त में न्यू हाई बनेगा, और एक तो अगले साल वाला है। अगस्त में नहीं बन के नवंबर में बना जी, ठीक है। वो इंट्राडे ले लीजिए या क्लोजिंग ले लीजिए, तो एक तरीके से न्यू हाई निफ्टी ने लगा दिया। तो एक प्रेडिक्शन तो आपका सही हो गया जी। तो ये 10% हम आपके नंबर काट लें, क्योंकि अगस्त के बजाय नवंबर में हुआ। काट लें 10%, 50% काट लें क्योंकि देखिए जो जिस तरीके से मार्केट या ट्रेडर या नीरज जी या कोई भी बड़ा एनालिस्ट देखता है बाजार को, वो निफ्टी के आंकड़े को देखता है। मीन्स जब एक एस्ट्रोलजर देखेगा तो वो देखेगा कि मोमेंटम कैसा है, क्या मार्केट में मनी का फ्लो आता है, क्या जुपिटर की पोजीशन ठीक है, क्या चीज़ें ठीक हैं। तो यदि उस हिसाब से उसको एवेल्युएट करें तो मुझे लगता है कि ठीक है। मीन्स कहीं पर मिसकैलकुलेट भी होता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि
कहा था कि जून अगस्त में जाएगा, बीच में ट्रेड डील वाली बातें हुई, सारा कुछ हुआ, उस समय हमारा मार्केट रुक गया। लेकिन यदि उस कैलकुलेशन को ग्लोबल मार्केट के ऊपर, ग्लोबल इंडिसेस के ऊपर फिट करेंगे तो हो गया। तो आपको देखेंगे कि पूरी दुनिया के मार्केट, चाहे वो इवन हम पाकिस्तान का कराची 100 बिल्कुल। हम नहीं चल पा रहे थे, पाकिस्तान चला, आपका निकाई चला, नैस्डैक चला, डाउ जोन्स, आप कहीं पर एफटीएससी, सीएसई में सब भाग गए। और ये सब अगस्त में ही हुआ। नया हाई सबने अगस्त में लगाया। इवन नए हाई के बाद एक दोबारा हाई लगा दिया डाउ जोन्स ने, तो दोबारा नया हाई लगा दिया। मींस डबल टॉप बनाने के बाद एक और टॉप बना दिया। हम वहीं के वहीं फंस गए। तो हमने इसको क्लियर आउट किया नवंबर में, अक्टूबर में क्लियर आउट कर दिया। 26,000 अक्टूबर में ही आ गया था लास्ट वीक में। लेकिन वहां से जो हमारी एक कैलकुलेशन थी, जो बात हुई थी, 18 अक्टूबर के बाद बाजार गिरना चाहिए। हमने देखा कि नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास ऐसे गिरा बाजार। 800 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन, 26,100 मारा, नहीं टिका, नीचे आया, 25,318 का लो बनाया, फिर ऊपर घूम गया। तो अभी भी गुरु की जो पोजीशन है, गुरु कर्क राशि में है, वक्री है, राहु से 6-8 एक्सिस में है। तो होता क्या है, जब गुरु कमजोर हो जाते हैं तो बाजार नहीं चल पाता, उस हिसाब से नहीं चल पाता। हालांकि जब से गुरु वक्री हुए हैं, ये 11 नवंबर है, तब से डाउ जोन्स का हाल भी देखिए जरा क्या हो रहा है वहां पर। इसको ऐसे पुट करते हैं, देखिए दुनिया भर के बाजारों में तो हाई बनाए, और यूएस में तो कई बार हाई बना, हाई पे हाई लगा रहे हैं वो जी। अपने मार्केट ने 26 क्रॉस किया जी। उसके बाद आपने उसी पॉडकास्ट में भी कहा था कि हाई बनने के बाद फिर अक्टूबर में गिरेगा। जी। तो वो गिरा जी। अब उसने हाई फिर से बना दिया। बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो हाई लग चुका है। बिल्कुल लग गया। इंट्राडे के हिसाब से जो लोग देखते हैं वो शायद अभी कहेंगे 20 पॉइंट बाकी, तो मैंने 10% नंबर आपके काट लिए उसके। नहीं, वो भी यदि आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे ना, हाँ 26 सितंबर 2024, हाँ 26,277 इंट्राडे में हाई मारा उसने। राइट। उसने नीचे जो क्लोजिंग दी थी वो 26,178 की दी थी। करेक्ट। क्लोजिंग बेसिस पे वो हाई बन गया। एग्जैक्टली, वो बन गया, क्लोजिंग बेसिस पे बन गया है वो। आज भी यदि जब हम बात कर रहे हैं तो 2 दिन पहले जो उसने हाई दिया वो उसके ऊपर का हाई है। 2024 के 26 सितंबर 2024 के ऊपर का हाई है वो। टेक्निकली भी यदि उसको देखते हैं तो वो हाई बन गया ऑलरेडी। हाँ क्लोजिंग बेसिस पे बन गया। इंट्राडे में आप मान सकते हैं कि 20-25 पॉइंट इधर उधर है तो वो चल ठीक है ना, उसके लिए हमने 10% नंबर काट लिया आपके। अब आगे की कहानी है कि 2026 वाला जो होगा उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में, और जो लोग इसको देख रहे हैं वो पिछला वाला पॉडकास्ट जरूर सुन लें, तो आपको और आनंद आएगा कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में है। क्योंकि हमने हमेशा ये कहा कि एन शो अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको हर शो देखना पड़ेगा, क्योंकि सब रेफर बैक होते हैं, हम एक कंटिन्यूएशन में चलते हैं। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ बोले, नहीं, जो बोलते हैं उसको सस्टेन करते हैं जी। अब ये वाली बात तो बाद में करेंगे, पहले अब ये बताओ कि हाई तो हमने लगा दिया जी, यहां से अभी 1 साल है पूरा जी बिल्कुल। इस 1 साल में क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्रॉडर मार्केट में क्या है। निफ्टी में तो हाई लगा दिया जी, बाकी मार्केट क्या है। देखिए गुरु इस समय, गुरु की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीन बहुत सारे मार्केट के लिए गुरु चाहिए, मार्केट के लिए गुरु चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो राहु को वैल्यू देते हैं, शनि को वैल्यू देते हैं, अपनी जगह पर देनी चाहिए। राहु 23 नवंबर को, जब हम शूट कर रहे हैं 23 नवंबर को, मीन आज 21 है, 2 दिन बाद राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। राहु सतभिषा में आ जाएंगे। अब राहु का काम क्या है, ग्रीड और फेयर दोनों को क्रिएट करना। ग्रीड ज्यादा क्रिएट करता है अपने नक्षत्र में आकर, और ऐसी राशि में जहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि और राहु, शास्त्र कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि केतु जो है वो मंगल की तरह काम करते हैं, शनि राहु की तरह, राहु शनि की तरह काम करते हैं। तो अल्टीमेटली वहां पर आकर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हमने देखा था 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय भी राहु अपने नक्षत्र में थे। खैर इस नक्षत्र में नहीं थे, क्योंकि इस नक्षत्र में तो 18 साल बाद आएंगे। इससे पहले आए थे 2007 में, जब हमने देखा था कि मार्केट पीक कर गया था। 38% का निफ्टी ने राइज दिया था उस दौरान, सितंबर से जनवरी के बीच में। हाँ 2007 की बात, ठीक है, 7 से 8 के 4-5 महीनों में 38% का राइज दिया था। उससे पीछे जाएंगे 1988 में, उस समय भी मार्केट ठीक रहा था। गोल्ड सिल्वर ज्यादा बेटर रहे थे, इक्विटी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब राहु जो है वो दोबारा 18 साल बाद 23 नवंबर को अपने नक्षत्र में है। ये डिपेंड करता है कि क्या नक्षत्र में रहने के दौरान राहु पीड़ित है, तो बिल्कुल पीड़ित नहीं है। अब गुरु इस समय चल रहे हैं राहु से 6-8 एक्सिस में। 4 दिसंबर को गुरु आगे निकल जाएंगे, गुरु आ जाएंगे मिथुन पे, पीछे आ जाएंगे, सॉरी वक्री चल रहे हैं, पीछे आ जाएंगे, जहां पर थे 18 अक्टूबर से पहले वहीं पर आ जाएंगे। अब मिथुन में गुरु है, 11 राशि पे राहु है, दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि। राहु पीड़ित नहीं है, राहु पीड़ित नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि है ना, राहु पीड़ित नहीं है। एक तो राहु कंफर्टेबल पोजीशन में है, शनि के घर में है,
अपने नक्षत्र में है, पीड़ित नहीं है, तो इसका मतलब है कि बाजार चलना चाहिए। अब बाजार भागना चाहिए। अब इसमें कितना भागेगा, कब से भागेगा? ये जो डेट है ये है 23 नवंबर से लेकर 2 अगस्त तक। जो डेट है 2 अगस्त अगले साल तक। हाँ, लेकिन क्या पूरे के पूरे 9 महीने भागेगा? यदि हम इसको हिस्टोरिकल रेफरेंस में जाते हैं तो मैंने राहु के ट्रांजिट को पढ़ने की कोशिश की 1970 से, जब हमारा बाजार नहीं था। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया अपने पेज के ऊपर। तो होता क्या है, मैंने फिर उसका डाटा निकाला सारा कि कैसे बिहेव करता है अपने नक्षत्र में, चाहे वो आर्द्रा में आए, चाहे वो स्वाति में आए, चाहे वो शतभिषा में आए। ये तीनों ही राहु के नक्षत्र हैं। तो हुआ क्या, राहु ने एंट्री की, पीक किया, नीचे आया, ऐसे एंड अप जो किया उसने 9 टाइम में से, जब 9 बार का नक्षत्र का निकाला उसका, क्योंकि पिछले हर 4 साल में एक बार नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु जैमिनी में आएंगे तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे। तुला में आएंगे तो अपने नक्षत्र में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो अपने नक्षत्र में आएंगे। जैमिनी में आएंगे तो आर्द्रा में आ जाएंगे, तुला में आएंगे तो स्वाति में आएंगे, और शतभिषा में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो शतभिषा में आ जाएंगे। पिछली बार ऐसे नक्षत्रों में क्या क्या हुआ था? गोल्ड 7 बार, 9 में से 7 बार गोल्ड राइज कर गया। चांदी 6 बार राइज कर गई, 2 बार गिरी, 1 बार -22%, माइनर बिल्कुल, एक बार -25%, -20, एक का भी 1% का भी 1/4। एक बार वो उसने गिरावट दिखाई, लेकिन एक बार उसने 81% का ग्रोथ भी दिखा दिया 8 महीने में। हमारे निफ्टी ने 2007 में ग्रोथ दिखा दिया आपको 38 पॉइंट समथिंग, लगभग 39% के आसपास का। तो जब हम इसको इक्विटी पे लेके आते हैं, क्योंकि 1970 में डाउन था, हमारा मार्केट था नहीं, पहली बार में फ्लैट रहा, 2 बार में गिरा, 5 बार मार्केट चढ़ा। राहु के नक्षत्र में रहते 5 बार मार्केट चढ़ा। तो इस अजम्पशन से यदि मैं इस एक कैलकुलेशन को करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक प्लैनेट को नहीं लेना चाहिए, सारे प्लैनेट की कैलकुलेशन लेनी चाहिए। सारे प्लैनेट की कैलकुलेशन भी यही कहती है नीरज जी की गुरु अपनी राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, जो बुध की राशि है, ट्रेड की राशि है। गुरु यहां से बाजार को खींच देंगे। जब हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था तो भी ये प्रेडिक्शन थी कि बाजार ऊपर जाना चाहिए, बाजार नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक गुरु यहां पर है 2 जून तक बाजार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 2 जून तक, हाँ, 2 जून 2026 तक बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। करेक्शन हो सकता है, रनिंग करेक्शन बाजार के लिए हेल्दी होता है। जैसे अभी 800 पॉइंट का करेक्शन आ गया, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए। मान लीजिए आज निफ्टी जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 26,000 के आसपास का है, राइट, 25,900 के आसपास का निफ्टी, 26,000 के आसपास का ही है। तो 26,000 का निफ्टी यदि 1000 पॉइंट गिर जाता है तो 4% की गिरावट है। मान लीजिए 1,500 पॉइंट भी गिर जाता है तो 5-6% की गिरावट है। दैट इज करेक्शन। ये किसी भी समय हो सकती है, ये कभी भी हो सकती है, ये किसी भी समय हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यदि हम देखेंगे बाजार का, तो मुझे जून तक पॉजिटिव नजर आता है। उसमें से भी 15 जनवरी से लेकर जून तक ज्यादा नजर आता है। 15 जनवरी से 2 जून तक मार्केट में बढ़िया तेजी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसका रीजन ये है कि बाजार में जो कुंडली बन रही है, इसकी संवत की कुंडली जो बन रही है, या 15 जनवरी के बाद की जो प्लैनेटरी पोजीशन है, उसमें चीजें पॉजिटिव है। गुरु ठीक रहेंगे, शनि ठीक चल रहे हैं, गुरु की राशि में है, राहु अपनी नक्षत्र में चले जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि चीजें ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे चीजें ठीक नहीं लग रही ज्यादा। जब हम 31 दिसंबर रात 12 बजे की कुंडली बनाएंगे, उस कुंडली में क्या हुआ है, 4 ग्रहों का योग बन गया। सूर्य मंगल साथ है, दोनों ही झगड़े के कारक। इनके ऊपर शनि की दृष्टि है, इनके ऊपर केतु की दृष्टि है। यहाँ पर बुध भी है, शुक्र भी है शायद। तो यदि ये 4 ग्रह पाप प्रभाव में है, गुरु वक्री है, तो बाजार हो सकता है कि नए साल के पहले हफ्ते में गिरावट दिखा दे। पॉसिबल है। करेक्शन, मैं क्रैश नहीं बोल रहा। वो जो मुझे ज्यादा नजर आ रहा है वो अगले साल ही नजर आ रहा है, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास। लेकिन 15 जनवरी के बाद बाजार चलेगा, 15 जनवरी के बाद बाजार चलना चाहिए। राहु के अपने नक्षत्र में आने का प्रभाव इवेंचुअली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गुरु की भी पोजीशन ठीक है, गुरु के ऊपर पाप प्रभाव नहीं है। गुरु मिथुन राशि में रहेंगे तो कोई पाप ग्रह नहीं देख पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, जैसे अभी आ जाएंगे 4 दिसंबर को, तो सामने जब धनु राशि है, वहां पर मंगल भी है, वहां पर सूर्य भी है, वहां पर बुध भी है, शुक्र भी है। तो ये 4 ग्रह, इन 2 ग्रह पाप ग्रह इसको देखेंगे गुरु को। जब 2 पाप ग्रह देखते हैं गुरु को, या गुरु पीड़ित हो जाते हैं, चूंकि फाइनेंस के कारक हैं, तो अल्टीमेटली बाजार या तो स्टेबल हो जाता है या फिर गिरावट आ जाती है थोड़ी बहुत। इनमें से सूर्य 13 जनवरी को जब लोहड़ी होती है या माघी होती है, उस समय आगे निकल जाएंगे, मंगल भी आगे निकलेंगे, और फिर ये
इंडिपेंडेंट हो जाएगा, गुरु इंडिपेंडेंट, फिर यहाँ से बाजार चलना चाहिए और ठीक ठाक चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेवल मैं नहीं दूंगा क्योंकि लेवल मैं दे नहीं सकता। नहीं, इतना मैं बता सकता हूँ कि नया हाई बना है और इससे भी एक नया हाई बन जाएगा, एक और नया हाई एक और नया हाई बन जाएगा, और एक और नया हाई, और ये सिर्फ हमारे बाजार में नहीं होगा, ये सारे बाजारों में होगा। सारे बाजार में होगा। लेकिन वो टाइम होगा नीरज जी जब आपको लगेगा ना कि बहुत बड़ा बाजार है, बहुत भाई जा रहा है, बाजार में से निकल जाइएगा। नहीं, 1 मिनट को भी निकलने की तो बात 2 जून को होगी। हम मूल रूप से 2026 जी अब दिन ही कितने बचे हैं, तो लोग नए साल की तैयारी, प्रेडिक्शंस, जी नए साल में सब कुछ देखते हैं। जी जी तो 2026 के पहले 6 महीने में नहीं, पहले 5 महीने मानो, क्योंकि 2 जून को ट्रांजिट हो जाएगा। जी जी पहले 5 महीने आप कह रहे हैं ठीक रहेगा, जी उसके 5 महीने की कहानी बदल जाएगी। जी तो आप ये कह रहे हैं कि पहले 5 महीने में जो हाई पे हाई बनेगा वहां से निकलना चाहिए। नहीं, वहां से भी नहीं निकलना चाहिए, वहां से पोजीशन देख लेनी चाहिए अपनी क्या है। मैं अब लेवल तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। अब 2 जून को क्या होगा, 2 जून को गुरु कर्क में आ जाएंगे, ओके, जहां पर अभी हैं। गुरु कर्क में आ जाएंगे तो राहु वहीं रहेंगे, फिर 6-8 एक्सिस आ जाएगा, गुरु पीड़ित हो जाएंगे एक बार। जब गुरु पीड़ित हो जाएंगे, लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने लायक है कि राहु तब भी अपने नक्षत्र में होंगे 2 अगस्त तक, तब भी राहु पावरफुल ही रहेंगे। जो हमारा पुराना स्टडी कहता है राहु वाला, राहु तब भी वही रहेंगे। लेकिन गुरु राहु का 6-8 एक्सिस में आना बाजार के लिए अच्छा नहीं है। जब जब गुरु राहु 6-8 एक्सिस में आए हैं, बाजार टूटा है। बाजार में जैसे पीछे हमने देखा कि सारे बाजार भाग रहे थे, हमारा बाजार चल नहीं रहा था, स्टेबल हो गया, गिरा नहीं, स्टेबल होकर रह गया, चला भी नहीं। और गुरु राहु का 6-8 एक्सिस में आना, 2008 में यही स्थिति थी। गुरु का केतु के नक्षत्र में आ जाना, केतु के नक्षत्र में खैर अगले साल आएगा, जब जब गुरु पीड़ित होता है। और एक और चीज बताता हूँ, ये जो WD गैन वाले एक थ्योरी देते हैं, WD गैन वाले एक थ्योरी देते हैं, वो स्क्वायर 9 देखते हैं। वो स्क्वायर 9 हमारा सर्वोत्तभद्र चक्र है, ओके, हमारा सर्वोत्तभद्र चक्र है, उसमें गुरु का वेद हो रहा है। अच्छा, गुरु का वेद हो रहा है, शनि जिस नक्षत्र में है, ये बहुत डीप कैलकुलेशन होती है। नहीं, ये बताओ ना, गुरु का वेद हो रहा मतलब? गुरु जब अपनी राशि में है, यहाँ पर कर्क में है या नक्षत्र में है, तो सामने से एक प्लैनेट शनि और राहु, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो वेद कर रहे हैं, राहु आगे निकल जाएगा तो नक्षत्र का वेद होता है। इसमें वेद में क्या होता है, राशि का वेद हो सकता है, नक्षत्र का वेद हो सकता है, दिन का वेद हो सकता है, तिथि का वेद हो सकता है, अक्षर का वेद हो सकता है। जैसे निफ्टी एन से आता है, तो एन का यदि वेद हो रहा है तो निफ्टी के ऊपर क्राइसिस आ सकता है। एन नाम से, जैसे आपका नाम नीरज है, तो एन का यदि वेद हो रहा है, मेरा भी होगा वेद? हाँ, नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सकता है। जो वेद होता है ना, वेद और विपरीत वेद की जो थ्योरी है, इसको यदि डीप जाते हैं तो वहां पर पता लगता है कि क्या वेद हो रहा है। तो वहां पर अभी भी गुरु का वेद हो रहा है। ओके, गुरु आगे निकलेंगे तो वो वेद थोड़ा सा हटेगा, या राहु आगे निकलेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। लेकिन गुरु और राहु का 6-8 एक्सिस में रहना बाजार के लिए जून के बाद अच्छा नहीं है। वहां पर पोजीशन स्क्वायर अप करनी चाहिए, हल्की हल्की, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत निकल के गोल्ड सिल्वर में शिफ्ट होना चाहिए। मैं तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं अपने पेज के ऊपर, मैं तो 31 मई से बोल रहा था कि चांदी भागेगी, चांदी भागी है, 6 जून गोल्ड को भागा है। 6 जून को पहला वीडियो था कि गोल्ड सुपर साइकिल में आ गया है। तो गोल्ड अभी सुपर साइकिल में नहीं है, अभी आगे आएगा। लोगों को लग रहा था कि 1 लाख गोल्ड चला गया, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मीन ये तो बहुत बड़ा भाव हो गया। लोगों ने 1 लाख के ऊपर चांदी शॉर्ट कर दी, लोगों ने गोल्ड को लगा 1 लाख आ गया, इससे ज्यादा क्या ही जाएगा। हमारी वो जो मानसिकता ना, हमें ये नहीं पता कि गोल्ड हमारे खरीदने से नहीं बढ़ रहा। एक सज्जन का मेरे को फोन आया, भाई साहब ऐसा है, वो श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में गोल्ड गिरता है। मैंने कहा सर एक बात बोलनी है, वर्ल्ड बैंक श्राद्ध दे के गोल्ड नहीं खरीद रहा। ये आप खरीद रहे हो, और मानोगे नहीं नीरज जी, श्राद्ध में भी गोल्ड बढ़ा। हाँ, पूरा, अरे पूरा साल। गोल्ड सिल्वर पे आते हैं, पहले 1 मिनट। गान थ्योरी जो लोग नहीं जानते हैं, गान समय की गणना है, कितने समय बाद वो चीज रिपीट होती है, गान चार्ट में ये देखा जाता है। तो जो अभी ये वेद वाली बात कहते हैं कि दिन का वेद हो सकता है, राशि का हो सकता है, नक्षत्र पे हो सकता है, वो टाइम पे मूव करता है। तो गान चार्ट जो लोग समझते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं उसको। गान समय की गणना पे है कि 24 घंटे बाद ये चीज होती है तो रिपीटेडली होगी। सूरज एक बार अस्त होता है, एक बार उदय होता है, तो समय पे होता है ना, उसके टाइमिंग होती। तो गान चार्ट इज बेस्ड ऑन टाइम। तो अब हमने 2 जून से आगे की कहानी समझी कि वो 6-8 एक्सेस में आ जाएंगे, समय अच्छा नहीं है, पोजीशन थोड़ी खत्म करें। ये पोजीशन अगस्त तक वाली है, क्योंकि उसके आगे और खतरे वाला आप समय बताओगे। हाँ, अब वहां से आगे अगस्त तक आ गया मान लीजिए। उसके बाद बाजार साइडवेज हो सकता है। हाँ, बाजार में जान नहीं रहेगी क्योंकि गुरु पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है। गुरु, क्योंकि
जो राहु का पोजीशन है, राहु का पोजीशन नवंबर तक वही है। उसके बाद गुरु बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे, क्योंकि होगा क्या, गुरु जैसे ही सिंह राशि में जाएंगे वो केतु के साथ आ जाएंगे, केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। गुरु पीड़ित हुआ, बाजार क्रैश हो जाएगा। ये बात पिछले एपिसोड में बताई थी नरेश ने, और हमने 2-3 बार उसको पूछा था कि गुरु जब केतु नक्षत्र में आएंगे तब क्रैश होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। डाउ जोन्स 3 जुलाई 1886 को बना, राइट। पहला फॉल आया 1893 में, जब जिसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, जिस समय वो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था यूएस में 1929 में, उस दिन जब गिरावट शुरू हुई थी तो गुरु केतु के नक्षत्र में थे। आप वो चार्ट निकाल लीजिए, आप डाउ का उस समय का चार्ट निकाल लीजिए। नीरज जी, डाउ का वैल्यू था 300, सिर्फ 300 पॉइंट, क्योंकि बहुत कम कंपनियां लिस्टेड थी उसके ऊपर, बहुत कम लोग ट्रेड करते थे। 300 का डाउ गिरना शुरू हुआ, 29 में गिरा, 30 में गिरा, 31 में गिरा, 32 में गिरा, 60 पे आ गया, 300 से 60, और दोबारा 300 पता कब आया? 1953 में। बाप रे, 24 साल बाद। इतना गुरु पीड़ित हुए उस समय, इतना गुरु पीड़ित हुए और लगातार पीड़ित थे, तो वो बाजार गिरता गया। सेम चीज हुई सन 2000 में, 2001 में गुरु केतु के नक्षत्र में आए और पूरी दुनिया के बाजार .com बबल फट गया। जैसे अब एआई बबल की बात हो रही है, उस समय .com बबल था। .com बबल फटा। गुरु नॉर्मली ऐसा होता है कि गुरु शनि का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु 1 साल बाद राशि बदलते हैं, शनि 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं। 2001 में क्या हुआ, दोनों ने 5 दिन के अंतर में राशि बदल ली। अच्छा, गुरु शनि के साथ थे 2000 में, 2001 में जैसे ही गुरु ने राशि, शनि ने राशि बदली, वैसे गुरु ने भी राशि बदली 5 दिन के अंतर में। इसका मतलब ये हो गया कि गुरु शनि के साथ साथ चलते रहे। केतु के नक्षत्र में थे, बाजार गिरना शुरू हुआ। जनवरी 2000 में बाजार गिरना शुरू हुआ, सितंबर 2001 तक बाजार गिरता गया, जब तक थोड़ा सा डिग्रिकली डिस्टेंस नहीं बढ़ गया दोनों प्लैनेट्स में, क्योंकि शनि मंदगामी है, गुरु थोड़ा सा आगे निकल गए। तो सितंबर में बाजार में गिरावट थमी थी। बाजार रिकवर हुआ था 2003 में जाकर, 2003 में, मीन्स 2000 का निफ्टी, जनवरी 2000 का निफ्टी और दिसंबर 2003 का निफ्टी सेम था, 47 मंथ। 2008 में भी यही हुआ था। आप 1 जनवरी 2008 का चार्ट निकाल लीजिए, निफ्टी का चार्ट निकाल लीजिए, आप 1 जनवरी 2008 का वैसे चार्ट निकाल लीजिए, गुरु केतु के नक्षत्र में थे। तो जब गुरु केतु के नक्षत्र में आते हैं, तब तब बाजार गिरता है। ये एक बार नहीं हुआ। और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इसको समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को, उनको पता है कि गुरु हर 4 साल बाद केतु के नक्षत्र में आएगा। जैसे राहु हर 4 साल बाद, हर 9 साल बाद आता है। इसको दूसरे तरह से हमारे मार्केट वाले समझते हैं कि हर 4 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है। हाँ, तो वैसे समझ लो। नहीं, बड़ा देखिए, गुरु हर 4 साल बाद में बहुत बड़ा क्रैक्शन नहीं आता। 2008 हर 4 साल बाद नहीं आता। नहीं, वो तो क्रैश था। हाँ, वो क्रैश, मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन गुरु जब केतु के नक्षत्र में आता है तो बाजार चल नहीं पाता, या बाजार पीड़ित, बाजार में वो जान नहीं रहती, क्योंकि आपकी कुंडली में भी यदि गुरु केतु के नक्षत्र में है ना, किसी की कुंडली में गुरु की महादशा आएगी, वो ट्रबल करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है वहां पर। वो एनर्जी अच्छी नहीं है, केतु वाली एनर्जी अच्छी नहीं है। केतु के नक्षत्र में फाइनेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, और सबके होते हैं। वैसे तो जब जब गुरु मेष में आएगा या सिंह में आएगा या धनु में आएगा, तो केतु के नक्षत्र में आएगा ही आएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस दौरान में बाजार स्टेबल हो गया, या बाजार नहीं चल पाया, या बाजार में थोड़ी सी गिरावट आ गई। लेकिन बड़ी करेक्शन नीरज जी तब आती है जब गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरु के 6 एक्सिस में पाप ग्रह आ गए। या तो गुरु के 6ठे में शनि आ गया, या राहु आ गया, या केतु आ गया। गुरु केतु के नक्षत्र में है, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। डाउ के जो 10 बड़े फॉल हैं, उनमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। 10 बड़े फॉल 86 से लेकर आज तक के 2020 तक के 4 तो बड़े फॉल हमने गिना दिए। 1901 था आपका 1893 का, एक था 1907 का, फिर 1929, 30, 31, 32, 6 बड़े फॉल ये हो गए। 2000, 2001 .com बबल, 2008 और 2020 वाला, 2015 में भी गिरा था भाई। तो इतने बड़े फॉल थे। या निफ्टी जब गिरा, 92 में निफ्टी गिरा हर्षद मेहता में, उस समय गुरु केतु के नक्षत्र में थे। 2000 में निफ्टी गिरा, गुरु केतु के नक्षत्र में थे। 2008 में गिरा, गुरु केतु के नक्षत्र में। अभी दोबारा फिर 2 नवंबर को गुरु केतु के नक्षत्र में, 2 नवंबर नहीं है एक्चुअल में, 31 अक्टूबर है जिस दिन गुरु का ट्रांजिट होना है। ये अब आप तीसरा फेज बता रहे हैं। हाँ, तो ये जो नजर आ रहा है, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि गुरु इस समय तीव्र गति से चल रहे हैं। नॉर्मल गुरु की स्पीड होती है 1 साल में एक बार राशि बदल लेते हैं। गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु हर 6 महीने बाद राशि बदल रहे हैं अगले 7 साल। 2033 तक यही स्थिति रहेगी। ऐसा नहीं है कि गुरु 6 महीने बाद ही राशि बदल लेंगे। गुरु तीव्र गति से जाएंगे, जैसे इस साल हुआ। गुरु मिथुन में आए, तीव्र गति से घूमे,
18 अक्टूबर को कर्क में गए, दोबारा वापस फिर मिथुन में, फिर यहाँ से अब जाएंगे 2 जून को अगले साल कर्क में आएंगे। पीरियड वही है, लेकिन जो ट्रैवल हो रहा है ना वो शीघ्र गति, जैसे गुरु की एक्चुअल में स्पीड है 5 आर्क मिनट पर डे की, अब ये स्पीड हुई पड़ी है 12 आर्क मिनट पर डे की। अतिचारी गति जिसको बोलते हैं, जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है, वो 14 आर्क मिनट पर डे की होती है। अतिचारी नहीं है, शीघ्र गति है। तो शीघ्र गति में गुरु क्या हो रहा है, जैसे सिंह में जाएंगे तो केतु के साथ आ जाएंगे, ठीक है, केतु राशि परिवर्तन करेंगे, केतु पीछे घूम जाएंगे, राहु से 6 एक्सिस में आ जाएंगे, रहेंगे केतु के नक्षत्र में, राहु से 6 एक्सिस में आ जाएंगे। अब गुरु तेजी से घूमते हुए कन्या में जाएंगे, 6 महीने बाद ही कन्या में जाएंगे, शनि के सामने आ जाएंगे, क्योंकि शनि इस समय मीन पे है। तो 2001 में भी हुआ था, शनि के साथ थे, या पुराने फॉल देख लेना, तो शनि के सामने गुरु, मंगल के सामने गुरु, सूर्य के सामने गुरु, मंगल के साथ गुरु, मंगल के सामने गुरु, या पाप ग्रह के सामने गुरु, राहु केतु सूर्य शनि मंगल, इनके साथ गुरु आ जाए तो बाजार पीड़ित हो जाता है। मीन फाइनेंस इंडस्ट्री पीड़ित हो जाती है, समझ लीजिए पूरी। बैंकिंग क्राइसिस क्यों होते हैं, बैंकिंग क्राइसिस का कारण भी यही था 2008 में जो आया था। तो ऐसा संभव है कि हमें अगले कुछ वर्षों तक, जैसे जैसे गुरु आगे चलते जाएंगे, 7 पे जाएंगे तो फिर राहु के उसके प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो आप ये करो कि 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर 2026 के बाद जी मार्केट में क्रैश है, बिल्कुल 2008 जैसा है, 2000 जैसा है। और मैं आपको बताता हूँ, जब पिछला हमारा वीडियो शूट हुआ, एक और चीज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आगे जियोपॉलिटिकल भी बात करेंगे। जब हमारा वीडियो पोस्ट हुआ, मींस मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था कि 5 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म का पोल होता है, 2 साल हो जाएंगे। तो जब वो वीडियो पोस्ट किया, नीचे एक कमेंट आया कि भाई साहब बात तो वही बोल रहे हैं जो 5 नवंबर को होने जा रहा है, अगले साल ट्रंप मिड टर्म पोल हार जाएंगे। डैम, मैंने कहा ट्रंप ये कर रहा है, ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं थी। उधर से राहु गुरु का ट्रांजिट होगा, इधर से ट्रंप एंड कंपनी 5 नवंबर को आपका मिड टर्म पोल है। तो क्या ट्रंप मिड टर्म पोल हारने जा रहा है? क्या अमेरिका या फेड इजिली एक्सेप्ट कर लेगा कि दे आर इन द क्राइसिस नाउ? क्या वो एक्सेप्ट, आपको याद है 2008 में क्या हुआ था? 2008 में लेमन ब्रदर को कितना डिफेंड करने की कोशिश की गई। इसमें एक बहुत मजेदार बात था नरेश, जो लोग ये शो देख रहे होंगे ना, अभी क्या हो रहा है इस समय दुनिया के बाजारों में कि यूएस मार्केट में यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गई है। वो 2024 में हो गई थी। कर्व इन्वर्जन के 6 से 12 महीने या 18 महीने के बीच में रिसेशन आता है। ये मैंने अपने 2 शो बनाए बॉन्ड की, एक सीरीज बनाई थी एजुकेशन की, उसमें चार्ट में हमने प्रूव करके दिखाया कि पिछली 4 बार ऐसा ही हुआ है। जब भी रिसेशन आया है तो यील्ड कर्व, यानी यील्ड कर्व का मतलब होता है कि 2 साल के बॉन्ड का यील्ड 10 साल वाले से ज्यादा हो जाए, या 3 महीने वाले की बॉन्ड यील्ड 10 साल से ज्यादा हो जाए, तो उसको कर्व उल्टा बोलते हैं। और जब वो होता है उसके बाद वो फिर अनइन्वर्ट होता है, यानी वो फिर ठीक हो जाता है। उसके 6 से 12 महीने के बीच में रिसेशन आता है। एग्जैक्टली वही टाइम बन रहा है जब आप कह रहे हो क्रैश का, कि वो रिसेशन में होगा। उसी समय इलेक्शन भी होंगे, उसी समय जापान में जो इतना बॉन्ड मार्केट में येन कैरी ट्रेड रिवर्स हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे नरेश जी ने ये सब घटनाएं देख ली होंगी इसलिए अपने प्रेडिक्शन बना रहे हैं। तो मेरे उनकी सलाह ये है कि वो एक बार ग्रह भी देख लो। ग्रह थोड़ी नरेश जी ने देख वो तो जून में देख लिया था। वो तो जून में देख लिया था। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इसी को एकदम ये मान लेंगे नहीं जो ब्रह्म वाक्य हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंसिंग होती है दुनिया में, और ये बार बार होती हुई दिख रही है। पहला आपने बताया कि हाई बनेगा तो बन गया। अब आप ये कह रहे हैं कि नवंबर में एक बड़ा क्रैश आएगा जी, 31 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। वो कभी भी, कोई डेट भी है क्या इसकी? मुझे 16 नवंबर ज्यादा खतरनाक लग रही है। सेकंड वीक ऑफ नवंबर बड़ा जबरदस्त है। 16 नवंबर प्लानिटरी पोजीशन में 16 नवंबर के चार्ट में सारे पापग्रह केंद्र में है, और जब जब बड़ा क्रैश आया सारे पापग्रह केंद्र में थे। तो मेरे नवंबर ऑनवर्ड्स फिर बाजार बहुत खराब है। कब तक खराब चलता रहेगा? सितंबर 2026-27 लग रहा है, वहां पर आकर कुछ रुकना चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा से दिसंबर में पोजीशन बदल जाएगी। जैसे ही गुरु मैंने बताया ना वापस आएंगे, फिर पलट जाएगा, और फिर अप्रैल 2028 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए। अप्रैल 28 में बॉटम बनेगा? हाँ, अप्रैल हो सकता है, मई जून भी एक्सटेंड कर दे, क्योंकि जो इसका शनि का ट्रांजिट हो रहा है ना, जून 2027 में हो रहा है। पहले ट्रांजिट होगा, मेष राशि में जाएंगे। शनि जब मेष राशि में जाते हैं तो जंग लगती है। जंग वाले हालात तो अभी भी बने हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसकी हिस्ट्री में भी आते हैं। मेष में जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, वक्री होंगे, फिर वापस मीन पे आ जाएंगे। एक्चुअल में जाएंगे मार्च 2028 में मेष में। अब 1907 से इसका साइकिल उठा लीजिए, 1907 से 1914,
शनि मीन में, मेष में, वृषभ में, वर्ल्ड वॉर 1। 1937 से 1944 शनि मीन में, मेष में, वृषभ में, वर्ल्ड वॉर 2। 1967 से 1973 सोवियत संघ, ठीक है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस। फिर जो दुनिया भर में ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 71 में बांग्लादेश बन गया, हमारी लड़ाई हुई। हालांकि चाइना से उससे पहले हो गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी शनि जब कुंभ राशि में आगे चले गए थे तो डिग्रिकली थोड़ा सा मीन राशि के ऊपर प्रभाव पड़ गया था, तो उसके कारण हुआ। अभी भी हमने देखा है कि जब शनि कुंभ राशि में थे तो ये आपका यूक्रेन शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 को। हाँ, 24 फरवरी 2022 को। उसके बाद से दुनिया बदल चुकी है। और जब शनि मेष, और इसके बाद 1996 से लेकर 2003 शनि मीन, मेष और वृषभ में। अमेरिका के ऊपर अटैक, ट्विन टावर्स, ठीक है, फिर अफगानिस्तान के ऊपर हमला, फिर .com बबल, इतनी सारी घटनाएं। एशिया का फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बड़ा, एशिया के मार्केट 50% टूटे थे उस समय। राइट। हमारा बाजार उस समय बच गया था। हमारा बाजार 2001 में टूटा .com बबल में, लेकिन उससे पहले जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो बाजार 50% टूट गए थे। कोरिया टूटा था, थाईलैंड टूटा था, मीन्स हम बच गए थे उस समय, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल क्राइसिस। सो मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली भी इस समय अच्छा नहीं होगा, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं जी, उससे ये लगता है कि मतलब वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहेगी। बिल्कुल। अब देखिए, हर साल एक संवत की कुंडली बनती है। जब चंद्रमा जो है आपका चैत्र मास की प्रतिपदा जब तिथि होती है, उस समय जब कुंडली बनती है उसको संवत की कुंडली बोलते हैं। उस कुंडली में मंगल मंत्री हैं इस साल। और कुंडली की स्थिति क्या है? कुंडली में सूर्य साथ है, शनि साथ है, राहु मंगल साथ है। राहु मंगल का नवमांश कुंडली के 12वें भाव में चले जाना, जो खर्चे का भाव होता है, एक साथ आ जाना वैश्विक शांति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु वहां से 4th हाउस को देख रहे हैं। सूर्य साथ है, शनि साथ है, बुध साथ है, शुक्र भी शायद साथ है, 4 ग्रह साथ हैं, और चारों ग्रह जो हैं वो पाप प्रभाव में आ गए, और राहु मंगल बुध साथ है। राहु मंगल बुध साथ है, सूर्य चंद्र शनि और शुक्र साथ है। हाँ, ये चार साथ हैं। तो ये जो कुंडली इंडिकेट कर रही है, ये कुंडली अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रही जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिए। ट्रंप बार बार दुनिया के सरपंच बन के शांति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, लेकिन वो शांति नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें बैक टू बैक होती जाएंगी जिसका पता नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो गया। उधर से ट्रंप बोलेंगे, इधर से पुतिन कुछ बोल देंगे, इधर से मुनीर आजकल बहुत एक्टिव है पाकिस्तान वाले। वो तराजू में ढक तोलने वाली बात हो जाएगी। हाँ। एक रखो दूसरा कूद जाएगा, दूसरा ये इधर ठीक करो उधर गिर रहा है, ये तो ये चलेगा ये। तो ये अगले साल की जो पोजीशन है जियोपॉलिटिकल 26 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 27 तक। मोटे तौर पे मतलब आप ये कह रहे हो कि नवंबर 2026 से लेकर के 28 तक जी 2 साल मार्केट गिरने के बाद साइडवेज रहेगा। गिरने के बाद साइडवेज हो सकता है, या हो सकता है वहां से उठना भी शुरू कर दे। लेकिन एग्जैक्ट जैसे 2008 में हुआ था, 2008 में जनवरी का निफ्टी था 6357, 1 जनवरी, वो डेट नोट कर लीजिए। 27 अक्टूबर का निफ्टी था 2008 में 2252, 60% का करेक्शन। किसी ने नहीं सोचा आज की पीढ़ी जो यहाँ पर आई है ना 2020 के बाद आई है, जो जीरोधा पे आई है, जो पेटीएम मनी पे आई है, जो ग्रो पे आई है, जो मोबाइल के ऐप से ट्रेड करते हैं, उन्होंने ये देखा नहीं है ना। उन्होंने 92 देखा है, ना 2000 देखा, ना 2008 देखा है। हमने तो एज ए जर्नलिस्ट कवर किया हुआ उसको। हमने देखा है कि लोगों के सुसाइड होते हुए हमने देखे हुए, आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं एज ए जर्नलिस्ट। तो वो जो करेक्शन था नीरज जी, जैसे अब हुआ, मार्केट ने नया हाई बनाया 26 सितंबर 2024 को, नीचे आया, फिर रिकवर करने की कोशिश की, फिर नए हाई के आसपास आया, फिर लुढ़क गया। 800 पॉइंट के आसपास का उसने फॉल दिखा दिया नवंबर में। ये तो एक छोटी बात है। 2008 में 6352, 27 अप्रैल 2008 को 2252, और अगेन सितंबर 2010 में 6338, वहां से फिर घुमा, फिर दिसंबर 2013 में 6357। तो 6357 को 71 महीने लगे, 71 मंथ उस हाई को क्रॉस करने में 71 मंथ। आप इमेजिन करिए, अगले साल एक अजम्पशन लेके चलिए, निफ्टी मान लीजिए 30,000 का हो, 30,000 हो गया 2 जून से पहले। हाँ, मान लीजिए 30,000 का हो, और संभव है कि हो भी जाए। हाँ, ठीक है, जो स्थिति है, यदि वो वहां से गिरा तो 50% की करेक्शन भी 15,000 पे ले आएगी निफ्टी को। और इसको पार करने में फिर नया वो 30,000 पार करने में गिरना बहुत आसान होता है। बाजार में शॉर्ट करने वाला पैसा ज्यादा बनाता है। यस, कोई किसी भी बाजार में गिरता 50% है, चढ़ना 100% पड़ता है। हाँ, चढ़ना 100% है,
और जब 50% गिरता है उसको कवर करने में टाइम लंबा लग जाता है, क्योंकि गिरने के लिए तो एक नेगेटिव न्यूज काफी है, बढ़ाने के लिए उसको 10 तरह के बहाने चाहिए होते हैं, फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आता वापस। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब जब ऐसी ग्रह स्थिति बनती है नॉर्मल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। 1907 में क्या हुआ था, मींस न्यूयॉर्क में सड़कों के ऊपर, वॉल स्ट्रीट के ऊपर लोगों की भीड़ लग गई कि बैंकों में पैसा हमारा वापस कर दो, वापस करो। वो इतना, और ये फेस ऐसा होता है नीरज जी, जब करेक्टिव मेजर भी लिए जाते हैं, वो ना होता, सड़कों पे लोग ना होते तो फेड नहीं होता। फेड तभी बना जब वो 1907 वाला कांड हो गया। लादेन नहीं मरता यदि वहां पर अटैक नहीं होता। करेक्ट। तो हर चीज का एक काउंटर मेजर है। तो अल्टीमेटली कुछ होगा, जैसे अभी एआई बबल की बात हो रही है, एनवीडिया 5 ट्रिलियन को पार कर गया। अभी भी यदि हम किसी को बोलते हैं यार एनवीडिया में पैसे मत लगाओ ये डूब जाएगी, पागल हो गए हो एनवीडिया। उनको एक्चुअली प्लेटरी पोजीशन पे नजर आ रहा है कि ये जो बबल है, सब बोल रहे हैं बबल है, मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली इसको असेस कर रहा हूं कि ये एक बबल है जो वहां से फूटेगा, पूरी दुनिया में उसका असर आएगा। आप देखिए, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज है 21-22 है ना, 22 है ना, 22 है आज, 26 को यूके में बजट पेश हो रहे हैं। उनकी वित्त मंत्री के सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो टैक्स नहीं लगाएंगी, इकोनॉमी डूबेगी, राइट, यदि टैक्स लगाएंगी तो सरकार डूबेगी। राइट राइट, दोनों तरफ चलता काम। अगला हफ्ता लीजिए मार्केट में शेकिंग हो ही जाएगी, वो इसी कारण हो जाएगी। जापान का बॉन्ड यील्ड 17 ईयर के हाई पे चला गया, यस, 2 दिन पहले की बात है, और सारे बॉन्ड गए हैं, साढ़े, ठीक है। ये हो क्या रहा है, मीन्स फ्रांस में लोग सड़कों पर आ गए, जापान में सत्ता बदल गई, नेपाल में लोग सड़कों पर, बंगाल में लोग सड़कों पर। शनि जब जब मीन राशि में आते हैं यही काम होता है। अब यूरोप बड़े क्राइसिस में है, और ये जो कुंडली बन रही है ना, जिसकी मैं आपको रेफर कर रहा था, 1 जनवरी की कुंडली जो बन रही है, उसमें सबसे ज्यादा खतरा यूरोप पे है। लड़ाई का खतरा भी यूरोप पे है, फाइनेंशियली क्लैप्स होने का खतरा भी यूरोप पे है। सब बोल रहे हैं अमेरिका डूब जाएगा, 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, लेकिन सबसे पहले यूरोप इंडिकेशन देगा कि यहाँ पर चीजें ठीक नहीं है, वहां से बाजारों के ऊपर असर आएगा, फिर अमेरिका कंफर्मेशन देगा कि यार ये तो गड़बड़ है, चीजें एक्चुअल में ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली एक्चुअल में ठीक नहीं है, क्योंकि शनि 29 मार्च से मीन राशि में है, और तब से ये चीजें रिवील होनी शुरू हो गई हैं हल्की हल्की। शनि जैसे ही 15 डिग्री क्रॉस करके आगे निकलेंगे, नीचाभिलाषी होंगे, ये चीजें। 30,000 अगर गया और वहां से क्रैश आया तो दोबारा 30,000 पहुंचने में कम से कम 4-5 साल लगेगा। 2032 तो 6 साल। 26 में टूटेगा, 27 में एक्चुअल में टूटेगा, 28 में भी हो सकता है टूटे थोड़ा, वहां से कवर करने में 4 साल लग सकते हैं। जैसा पिछले 2013 में हुआ था, जैसा हमें 2008 से 13 में देखा, जैसा हमने 2000-2003 के बीच में देखा, वैसा ही फेस हमें देखने को मिल सकता है। तो जिनका दिल मजबूत है, कंधे मजबूत हैं और पैसे हैं, वो इन क्रैश में पैसे लगाते रहे और फिर बैठे रहे आराम से 6 साल। पैसा कौन बनाता है नीरज जी? जो नीचे बाय बॉटम पे बाय करेगा, बॉटम पे बाय करेगा। अब स्थिति यह है कि प्रॉब्लम क्या होती है, ग्रीड इतना बड़ा होता है इंसान का। निफ्टी जा रहा है 29,000 पे, उसको बोला ना पैसा मत लगा, पागल हो गया, 29,000 का निफ्टी जा रहा है, उसने 1000 पॉइंट के उस गेन के पीछे ना 12,000 पॉइंट की गिरावट देखनी है। तो वहां पर मींस बनता क्या है, मैं खैर फाइनेंशियल फिर मैं एडवाइजर नहीं है हम लोग, नहीं एडवाइजर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी, जैसे सेल नहीं लगती, मैंने अपने एक उसमें बोला था शो में कि अमेज़न सेल लगाए तो भाग के, ब्लैक फ्राइडे आ गया, अलीबाबा सेल लगा रहा है, फ्लिपकार्ट सेल लगा रहा है, वहां पर भाग के लेते हैं। यहाँ पर सेल लग रही होती है ना, यार खरीद ले, पैसे नहीं है मेरे पास, या अभी और सस्ता होगा, अभी और सस्ता होगा। तो वो सेल लगने वाली है, वो एक्चुअल में लगने वाली है सेल। वो भी आदमी नहीं तय करेगा, ग्रह तय करेंगे। जिसके ग्रह मजबूत होंगे वही लेगा। ऑब्वियसली मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लोग आते हैं, कुंडली जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि यार इस बंदे ने ऑप्शन में पैसे गवा दिए, इस बंदे ने फ्यूचर में, इस बंदे ने शॉर्ट कर दिया, गलत तरीके पे शॉर्ट कर दिया। एक और चीज बताता हूँ आपको, हमने वीडियो शूट किया लास्ट टाइम, मेरा वीडियो 31 मई को पोस्ट हुआ था, एक चांदी के निवेशकों की किस्मत चमकने वाली है। चांदी उस समय 98,000 थी। एक वीडियो पोस्ट किया सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन के ऊपर, उसमें कोई लेवल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि चांदी कहाँ जाएगी, क्या है। साइकिल में नजर आ रहा था कि 15 सितंबर तक, एटलीस्ट 15 सितंबर तक चांदी बुलिश है। अब कितनी बुलिश है ये कहीं नहीं लिखा मैंने। एक सज्जन का मेरे को फोन आ गया, उन्होंने मेरे को बोला कि चांदी जो है वो आपको क्या लगता है, मैंने आपका वीडियो देखा है। मैंने कहा मैंने जो वीडियो में बोला था वो बोल दिया, मुझे यहाँ से बुलिश लगती है, मैं बेरश में नहीं हूँ। उस सज्जन ने चांदी शॉर्ट की हुई थी, 1 लाख तो चली गई। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, चांदी 1 लाख होती है क्या? चांदी तो 10,000 बिका करती थी, अब 1 लाख पे तो शॉर्ट करना बनता है। मैं कहा भाई साहब हाथ जोड़े आपके,
आपको जो लगता है ठीक करो। मीन आपने फोन किया, मेरा जो मैंने यूट्यूब पे एडवाइस किया वो मैंने यहाँ पर कर दिया। मैं तो एज एन एस्ट्रोलॉजर बता सकता हूँ, मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ नहीं। तो चांदी शॉर्ट करके बैठ के चांदी आई 116 पे, मेरे को दोबारा फोन आ गया, 1 महीने के अंदर ही आ गई। अब चांदी में क्या लग रहा है? मैंने कहा मैंने तो बोला सितंबर तक बुलिश हूँ, तो मैंने तो शॉर्ट की हुई है। मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला था, या तो मेरे से पूछ के शॉर्ट की है, तो अब क्या करें? मैंने कहा मेरा स्टैंड तो फिर वही है, अब मैं लेवल नहीं दूंगा कि कहाँ मैं बुलिश नजर आ रहा है मेरे को, बीच में टूटती नहीं नजर आती 98,000 पे आगे। मैं कहा सर मेरे को नहीं नजर आ रहा, मैं ना लेवल दे सकता हूँ ना मैं वो बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक दायरा है अपना, मैं सिर्फ प्लस है या माइनस है, कितने मेरे प्लस है कितने मेरे माइनस जा सकती है इतना बता सकता हूँ, या किस टाइम पे मैं टाइम फ्रेम दे सकता हूँ, मैं आपको लेवल नहीं दे सकता। तो भाई साहब ने चांदी शॉर्ट की हुई, दोबारा चांदी एक 72 पे जाके रुकी। पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पोजीशन को काटा, हैज किया नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम तो एस्ट्रोलॉजी बता ही देती है। जून में बोला कि गोल्ड चमकेगा, यहाँ से गोल्ड सुपर साइकिल में आ गया। अब क्लियर इंडिकेशन मिल रहा था, गोल्ड उस समय 1 लाख के आसपास था, गोल्ड 1,32,000 मार दिया। मीन किसी ने सोचा 1 लाख का गोल्ड 4 महीने में 32,000 की गेंद दे रहे। एग्जैक्टली। तो वो अल्टीमेटली नीरज जी होता तब है जब आपके साथ प्लैनेटरी पोजीशन इंटैक्ट हो जाती है। और ये भी मेरा अपना एक तरीका है काम करने का। शायद आप मेरे वीडियो देखते हैं या जो भी दर्शक मेरे वीडियो देखते हैं, मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस जरूर चेक करता हूँ कि क्या इस साइकिल में पहले हुआ, हाँ, क्या इस साइकिल में ये चीज पहले हुई है। यदि हुई है तो उस हिस्टोरिकल रेफरेंस को चेक करके फिर मैं बताता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ से भाग जाए, दिस इज पॉसिबल। ये 6 बार ऐसा हो गया, ये 7वीं बार। चार्ट में क्या करते हैं, कैंडल ही तो देख रहे हैं ना, कैंडल ही देख, ट्रेंड लाइन बना रहे हैं ना, यहाँ पर आकर रुका, यहाँ पर आकर रुका, फिर यहाँ पर आकर रुका, यहाँ से भाग गया। क्या देखते हैं चार्ट में भी तो पैटर्न ही देख रहे हैं कि पिछली 5 बार जब ब्रेकआउट हुआ था तो क्या हुआ था। आप भी तो वही चार्ट देख रहे हो, ये भी यही चार्ट है। अब मेरे को ये बताओ, हम लोग इक्विटी की बात करिए, 2026 में जी गोल्ड और सिल्वर का क्या होगा? बुलिश, पूरा साल जबरदस्त बुलिश। उसका रीजन ये है, जो हमने कुंडली डिस्कस की, गोल्ड को क्या पसंद है? गोल्ड को पसंद है अस्थिरता, स्थिरता नहीं आने वाली, स्थिरता नहीं आने वाली। जियोपॉलिटिक्स दूसरा फैक्टर होता है, फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व बहुत बड़ा फैक्टर है, ब्याज काटो और गोल्ड भागेगा, ठीक है। तीसरा है बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी तो फिर बढ़ेगा। ये सारी चीजें एक साइड पे ही रख दो। चाहे यदि दुनिया में अशांति हो गई ना, तो भी गोल्ड एंड सिल्वर सेफ हेवन है, और ये हिस्टोरिकली रहा है। मैं आपको इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस देता हूँ, बाकी सारी चीजें साइड पे रख दो। 1970, अब मैं करेंसी के साथ भी एग्जांपल दूंगा, और शनि का मूव और गोल्ड के रेट। निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति 1970, करेंसी डीवैल्यूएट करनी पड़ी। पता नहीं बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, नहीं पता होगा जो आपको देख रहे हैं, 75% डॉलर डीवैल्यूएट हुआ था निक्सन के टाइम पे। बिल्कुल ऐसी हालत में था अमेरिका उस समय जैसा आज ट्रंप के शासन में है। 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, अल्टीमेटली डॉलर डीवैल्यूएट हो गई होगा। हमने 110 का डॉलर इंडेक्स 96 पे जाते हुए देख लिया, अभी 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कि अभी आगे और गिरेगा, जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, तब गोल्ड बढ़ेगा। अब 1970 का गोल्ड का भाव क्या था? $35। 1980 का गोल्ड का भाव क्या था? $670, लगभग 20 गुना। हाईएस्ट वैसे, हाँ हाईएस्ट वैसे 700 कुछ था, एवरेज उसका 1980 का 670 आता है। वही गोल्ड नीरज जी 2000 में $236, 1/3। आप इमेजिन करिए, 670 पे किसने लगाया? 236, डूब गया। 236 से गोल्ड उठा सन 2000 में, 2010 में $1826, 9 टाइम, 6 गुना, 7 गुना, 6-7 गुना, ठीक है। अब इमेजिन करिए, गोल्ड के ऊपर भरोसा क्यों नहीं बन रहा था? लोगों को बोल रहे थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये तो हेजिंग टूल है, इसको इन्वेस्टर एज ए हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन यूज कर रहा था। अब इस सारी सिचुएशन में क्या हुआ? गोल्ड बढ़ा क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स, डॉलर टूट गया था उसके कारण। और ये 1978 और 2010 के बीच की बात है। शनि मेष में और शनि सिंह तक, ये 10-10 साल का पीरियड था, 12.5 साल का पीरियड, दोनों बार 70 से लेकर 80 तक भी, 2000 से लेकर 2010 तक भी। शनि का साइकिल 30 साल का होता है। शनि अभी मेष में आएंगे, अभी आए नहीं है। जिनको लग रहा है ना कि $4000 गोल्ड बहुत महंगा है, वो वेट करिए जरा $20,000 की, वो $15-20,000 की गोल्ड की वेट करिए, थोड़ा वेट करिए, वो आएगा, वो आएगा। और मुझे लग रहा है कि अगले 5-6 साल गोल्ड बहुत बुलिश है। मैंने एक वीडियो डाला था गोल्ड सुपर साइकिल में गोल्ड।
अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर यदि सर्वे किया गया है तो उसमें से 73% बैंक कहते हैं कि हम अगले 5 साल गोल्ड को जो है गोल्ड की बाइंग जारी रखेंगे, नो मैटर रेट कहाँ जा रहा है, दिस इज द पॉलिसी। और एक डाटा ये कहता है कि जो डॉलर रिजर्व था सेंट्रल बैंक्स के पास 24% गोल्ड में कन्वर्ट हो। नहीं, इसको जियोपॉलिटिकली भी बताता हूँ कैसे हुआ। 2022 में जो सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व था वो लगभग 15% के आसपास था। यूक्रेन में इन्वेड किया रशिया ने, अमेरिका ने उसका डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिया। अब डॉलर रिजर्व फ्रीज हो गया अमेरिका का, तो अल्टीमेटली दुनिया में मैसेज क्या गया कि अमेरिका कभी भी किसी भी कंट्री का डॉलर रिजर्व फ्रीज कर देगा। राइट। डॉलर रिजर्व फ्रीज हो गया, रशिया बैठ गया आराम से, उसने अपने रूबल के ऊपर काम करना था जो किया उसने, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए तेल बेचा, सस्ता बेचा, महंगा बेचा, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन 2022 से जो डॉलर रिजर्व सेंट्रल बैंक्स का था 15%, वो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं 23% पे है। और 2015 में जो पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स के पास रिजर्व होता है उसका जो टोटल रिजर्व था वो 62% डॉलर था, वो गिरकर 57.5 पे आ गया, 5% नीचे। हो क्या रहा है, डॉलर रिजर्व, बॉन्ड और गोल्ड, इसकी जो रेशो है ना उसमें गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। राइट। अब गोल्ड और डॉलर रिजर्व दोनों लगभग एट पार पे आ गए। अब अगले 5 साल यदि सेंट्रल बैंक ये बाइंग जारी रखते हैं तो ये आपका डॉलर रिजर्व जो है, गोल्ड जो है, वो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक के जो कॉर्पस है उसमें उसका रेशो बढ़ जाएगा। यदि सेंट्रल बैंक जिसके पास दुनिया भर के लोगों का पैसा है, जैसे आरबीआई है हमारा, या अमेरिका में फेड है, कोई भी है, यदि वो 23% ऑफ अपने पोर्टफोलियो के गोल्ड में बैठा है तो एज एन इन्वेस्टर हम क्यों नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बैठने चाहिए, और उनसे आप लड़ नहीं सकते। ठीक है, एक। दूसरा, इसका करेंसी साइकिल जो है 99 में सैटर्न मेष में थे, यूरो लॉन्च हुआ था, याद है? 1970 में सैटर्न मेष में थे, डॉलर डिवेल्यूट हुआ था। उससे पहले 1967 में सैटर्न पाइसिस में थे, स्टर्लिंग पौंड डिवेल्यूट हो गया था। डॉलर के डिवेल्यूट होने से पहले पौंड डिवेल्यूट हुआ था। उसके बाद 96-7 में जब सैटर्न आपके पाइसिस में थे तो रशिया की करेंसी डिवेल्यूट हो गई थी। तो पाइसिस, एरिस, ये 2 साइन हैं जहां पर सैटर्न आते हैं तो करेंसी करेक्शन हो जाती है। जब करेंसी में हलचल होती है तो अल्टीमेटली वो इक्विटी की भी डिस्टर्ब, और ये वही डेट्स हैं जब मार्केट भी डिस्टर्ब हुए, जब डिस्टर्ब हुए और गोल्ड बढ़ा। और आज की डेट में सैटर्न पाइसिस में चल रहे हैं, आगे जाकर एरीज में आएंगे। जो हालत डॉलर रिजर्व की हो रही है, डॉलर इंडेक्स की हो रही है, या जिस तरीके से पूरी दुनिया के बैंक बात कर रहे हैं, या ब्रिक्स की बात हो रही है, करेंसी की बात हो रही है, रशिया, इंडिया, चाइना जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकली की ही बात करेंगे, उसको देखकर लग रहा है कि आगे जाकर करेंसी में बहुत बड़े डेवलपमेंट होंगे। और करेंसी में बहुत बड़े डेवलपमेंट होंगे तो उसके अगेंस्ट हेज क्या है फिर? अल्टीमेटली गोल्ड है। तो गोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिल्वर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। सिल्वर पे 27 तक मैं बुलिश हूँ। 27 में मुझे वॉर नजर आती है प्लेनेटरी चार्ट के ऊपर। जब वॉर है तो अल्टीमेटली डीग्रोथ है इकोनॉमी में। सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी वहां से गिर सकता है, वहां पर ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। मैं आप कितना होना चाहिए क्या, ये फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा आपको, आपका पोर्टफोलियो देख के। लेकिन मुझे एस्ट्रो साइकिल में सिल्वर 27 के बाद अच्छा नहीं लगता। गोल्ड मुझे यहां से भी अच्छा लगता है, गोल्ड मुझे 5 साल बाद भी अच्छा लगता है। अच्छा, इसका एक बहुत सिंपल डेटा के हिसाब से बता दूं कि जो नरेश बता रहा है एग्जैक्टली यही स्टोरी हो रही है। $500 बिलियन का फंड रशिया का था जो फ्रीज हो गया था। उसके बाद से सारे सेंट्रल बैंक ने सोचा कि डॉलर में बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, यूएस बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, हम गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारे ऑलरेडी वहां पे है उसको कम करेंगे। जापान सबसे बड़ा, उनका 1 ट्रिलियन था, अब शायद घट के $800 बिलियन के आसपास आ गया है। चाइना ने लगातार कम किया है, इंडिया ने अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है, और जो 850 टन गोल्ड खरीदा जाता था सेंट्रल बैंक की ओर से एवरेज, अब वो 1000 टन हो गया है। बिल्कुल। तो ये एकदम डेटा मैच कर रहा है कि गोल्ड की तरफ लोगों को फोकस मिल रहा है। उसकी कारण सिर्फ ये कि करेंसी के तौर पे डॉलर पे उतना ट्रस्ट, करेंसी बेसिकली ट्रस्ट होता है। अगर हम आपको एक पान का पत्ता दें, कहें ये करेंसी है, तो आप मान लोगे क्योंकि ट्रस्ट है। तो डॉलर जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए गोल्ड में लोग जा रहे हैं, और गोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जो लोग लैब ग्रोन गोल्ड की आपको कहानी सुना रहे हैं ना, अपने कान बंद कर लीजिएगा, उनकी सुनिएगा मत आप। ये फालतू की बातें बता देना लैब ग्रोन गोल्ड बन जाएगा, लैब ग्रोन डायमंड की तरीके से, ये सब
अनजान मतलब क्या कहें, नादान सी बातें हैं। खैर, अब आते हैं, गोल्ड सिल्वर भी हो गया, इक्विटी हो गया, जियोपॉलिटिकल हो गया। जी अब मुझे ये बताइए कि 2026 में जी ट्रेडर और इन्वेस्टर कुंडली के हिसाब से कौन देखिए क्या कर सकता है? तो वो खेल तो भाई एक, भैया अब 1 साल तक क्या करेंगे, तो कुछ तो करेंगे। जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, जितने भी, नीरज जी, पहले तो सबको अपनी कुंडली को एनालाइज करना चाहिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से करवा लो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिससे से, मर्जी उससे कराओ। हाँ, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो ये समझ सके कि बाजार में आने के लिए क्या चाहिए आपको। चंद्रमा आपका अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा ग्रीड एंड फेयर का कारक है। चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब क्या, कहाँ पे होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। जो 2 हाफ होते हैं, डार्क हाफ एंड ब्राइट हाफ। फुल मून सबको पता है, पूर्णिमा। फुल मून के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद का चंद्रमा अच्छा है। ओके, ठीक है, आपको जन्म की तिथि पता लगी जाती है ना, देसी 10वीं को हुए थे, 11th को हुए थे, 12वीं को हुए, 13वीं को हुए, 14वीं चतुर्थी अमावस्या को हुए थे, या पूर्णिमा को हुए थे। तो पूर्णिमा से एक दिन बाद पहली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तक का चंद्रमा ठीक लीजिए अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा डिक्लाइन साइड पे आ जाता है, वो वीक हो जाता है। यदि आप एस्ट्रो चार्ट के ऊपर देखेंगे तो चंद्रमा और सूर्य की डिग्री पकड़ लीजिए, उसका डिग्री का अंतर 100 के आसपास होना चाहिए। यदि 100 से कम है, 72 डिग्री का भी ठीक है, मीन वैसे 96 के ऊपर ही होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आपका मून वीक है, आप ग्रीड के भी जल्दी शिकार होंगे, आप फियर के भी जल्दी शिकार होंगे। फेयर के इसलिए, यदि मान लीजिए आपने आज पोजीशन ली किसी भी कमोडिटी में या स्टॉक में, 4% टूटा यहाँ से, आप घबराकर वहीं पर काटेंगे और वो उसका वही सपोर्ट लेवल होगा, वहीं से भागेगा। आप बोलोगे यार मैंने तो काट दिया, ये भाग गया। और ग्रीड में ये होगा कि आपने एक स्टॉक 100 रुपये में लिया, 20 रुपये गया, 120 पे आया, आपको लगेगा यार 2 दिन में आ गया 20 रुपये, ये और भागेगा। आपने वेट किया, उसको ग्रीड किया 40 पे जाने का, लेकिन वो पटका नीचे, उसने आकर 80 के ऊपर। ये मून की पोजीशन कराती है ग्रीड एंड फ्रियर। एक दूसरा, जो मार्केट में F&O में काम करते हैं, जो स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, 12वां भाव कुंडली में अच्छा होना चाहिए। 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव है। 12वें भाव के ऊपर यदि पाप प्रभाव है, या 12वें का स्वामी पाप प्रभाव में है, पंचम के ऊपर यदि पाप प्रभाव है, पंचम का स्वामी पाप प्रभाव में, इजी गेन पंचम से आता है, 12वें से स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है। 11वां भाव आय का भाव है, दूसरा भाव धन का भाव है, गुरु और बुध। ये चीजें यदि बाजार में आप कुंडली में आपके ठीक रही हैं तो स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए। 90% ऑफ द ट्रेडर बाजार में से नुकसान में निकलते हैं, ये सेबी की स्टडी कहती है। 65% लोगों की कुंडली में एवरेज चंद्रमा वीक होता है। ठीक है ना, तो जिनका चंद्रमा वीक है उनको भी इंट्राडे से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे निवेशक हो गए हैं, पीछे MCX की वेबसाइट बैठ गई, पता लगा जब उसके मैंने रिजल्ट देखे एक्चुअल में कि इसके क्या रिजल्ट थे, कितने निवेशक हैं। मैं स्टोरी लिख रहा था उसके ऊपर, तो मैंने देखा यार 13 लाख निवेशक MCX पे बैठे हुए हैं। तो 13 लाख में से किनका चंद्रमा, कितनों का चंद्रमा खराब होगा? तो ये तो लॉस में निकलेंगे सारे। आधे तो खराब हो गई कम से कम। 60% का सबका खराब है, वो सारे नुकसान। ऐसा कीड़ा है, ऐसी एडिक्शन है लोगों को, पूछो मत। रोज ट्रेड चाहिए, रोज ट्रेड चाहिए लोगों को। मीन्स बैठ जाओ भाई साहब, कई बार नो ट्रेड इज अ ट्रेड, आल्सो ट्रेड। तो एक तो ये एनालाइज जरूर करना चाहिए। चंद्रमा अच्छा होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। हाँ, ट्रेडर है, इन्वेस्टर है तो आपका कम से कम गुरु और बुध जरूर अच्छा होना चाहिए। गुरु और बुध 2 बड़े निवेशक हुए हैं, एक हमारे दिवंगत झुंझुनवाला जी और एक जो हमारे बीच अभी हैं वारन बफे जी। दोनों की कुंडली में मून और सन का डिफरेंस 100 से ज्यादा है। वाओ, 100 डिग्री से ज्यादा। दोनों ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी तब शुरू की जब बुध की दशा चली। अभी शो के बाद हमारा भी देख लेना कि 100 का डिफरेंस है कि नहीं है। 11 साल की उम्र से वारन बफे जी ने ट्रेड शुरू किया। उनका बुध की दशा चल रही थी जिस समय उन्होंने वो मार्केट में उतरे। झुंझुनवाला जी CA बनकर आ गए, मार्केट में आए। जब मार्केट में आए तो बुध की दशा शुरू हो रही थी उनकी। तो बुध ट्रेड का कारक है। बेसिकली ये अच्छा होना बड़ा जरूरी है एज ट्रेडर के लिए, एक अच्छे ट्रेडर के लिए या एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए। गुरु, आय भाव और धन भाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आते हैं, हमें पोजीशन बनानी है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, हमें ये बता दो, सेक्टर पता लग जाता है कि कहाँ कौन से सेक्टर में से आपको पैसा बन सकता है, कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में डोमिनेट कर रहा है, आय भाव को कौन सा प्लैनेट डोमिनेट कर रहा है, D10 में आपका कौन सा प्लैनेट डोमिनेंट है, धन भाव को कौन सा प्लैनेट डोमिनेट कर रहा है। वहां से पता लग जाता है कि कौन से सेक्टर में आपको पैसा बन सकता है। तो कुंडली के हिसाब से ये होना चाहिए। अब यदि आप मेरे को पूछेंगे कि 2026 में राशियां कौन सी हैं, हाँ नहीं, वो क्वेश्चन है। पहले तो जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में तुरंत सवाल आया होगा कि यार मेरी राशि ये है, तो राशि के हिसाब से देखें या लगन के हिसाब से देखें? कोई भी ट्रांजिट आपका हमेशा चंद्र राशि से ही होता है। ओके, लगन, मान लीजिए लगन आपका मेष है, मेरा कुंभ है, मान लीजिए मेरी राशि कर्क हो सकती है, आपकी मकर हो सकती है, उससे नहीं देखेंगे, मकर से ही देखेंगे,
कर्क से ही देखेंगे। ट्रांजिट हमेशा चंद्र राशि से देखा जाता है। शास्त्र ने बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। आपकी कुंडली में सन जहां पर है, आज की डेट में सन कहां पर गोचर कर रहा है उसका भी कैलकुलेशन निकलता है। चंद्रमा कहां है, चंद्रमा आज कहां गोचर कर रहा है उस चंद्रमा से उसका भी कैलकुलेशन निकलता है। शनि से शनि कहां पर है, मंगल से मंगल कहां पर है, सबका निकलता है। लेकिन एंड में शास्त्र वाक्य यही है कि चंद्र कुंडली को प्रधानता देंगे। चंद्र को प्रधानता देखिए, अगर बड़ा मूवमेंट हो रहा है तो, हाँ, और महीने में हफ्ते में रोज देख रहे हैं तो लगन। हाँ, नहीं, मार्केट में यदि काम करना है तो चंद्र ही देखेंगे। मार्केट क्योंकि में काम करना चंद्र कुंडली देखिए। देखिए आपका जो चंद्र है, कुंडली को कैसे देखते हैं, आपका जो चंद्र है उसके ऊपर से यदि चंद्रमा है तो ठीक है, उसके तीसरे चंद्रमा है तो ठीक है, उसके छठे चंद्रमा है तो ठीक है, सातवें चंद्रमा ठीक है, तो 10वें चंद्रमा ठीक है, 11वें चंद्रमा ठीक है। 6 भावों से चंद्र का गोचर अच्छा होता है, ठीक है। 6 भावों से अच्छा नहीं होता। 15 दिन कट गए आपके ट्रेड के, ठीक है, ऑटोमेटिकली कट गए, उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे। इनमें से भी खास तौर पर यदि चंद्रमा 4, 8, 12 में तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद हर कुंडली में एक तारा चक्र होता है। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए 27 नक्षत्रों की एक सीरीज होती है, जिसमें से कुछ अच्छे नक्षत्र आपके लिए होते हैं, कुछ खराब नक्षत्र आपके लिए होते हैं। यदि मान लीजिए आपका चंद्रमा फेवरेबल चल रहा है लेकिन वो नक्षत्र फेवरेबल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 54 आवर एक राशि में रहेगा, नक्षत्र हर दिन में बदल जाएगा। यदि वो नक्षत्र भी फेवरेबल नहीं है तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मोटे तौर पर यदि किसी एक व्यक्ति की कुंडली को एनालाइज करेंगे ना, तो चंद्र से तो टोटल चंद्रमा का ट्रांजिट और नक्षत्र का ट्रांजिट, चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसमें से मोटे तौर पर महीने के 7 दिन निकलते हैं जब आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आप मैजिक 24-25 दिन तो ट्रेड का ही होता है। अगर 8 दिन निकाल दे 22 दिन ट्रेडिंग के होता है, 21 दिन होते हैं एवरेज, और उसमें से भी आप करो 7 ही दिन बचे हैं, 3 हफ्ते 7-8 दिन नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जो 90% वाले नुकसान वाले हैं ना वो 20 दिन ट्रेड करते हैं। अच्छा। उनको ये नहीं पता कि नो ट्रेड इज आल्सो ट्रेड। नो ट्रेड, हाँ, पैसा बचा, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। नो ट्रेड इज आल्सो ट्रेड। बट होता क्या है, वो कीड़ा है कि यार मुझे ट्रेड करना है, आज किस भाव पे खरीद ले, किस भाव पे बेच ले, पता लग रहा है बाजार छुरी की तरह आ रहा है, अब कहाँ करें, क्या करें, मीन नहीं है भाई ट्रेड, क्या करेंगे। तो मोटा आप करेंगे चंद्र कुंडली से देखें जी, चंद्र राशि मतलब राशि कुंडली देखें अपनी। कई बार हमने सुना अपने लिए, मतलब कि हमने एक बार देखा कि चलो अपनी मैं लगन कुंडली से भी सुनता हूँ और चंद्र से भी सुनता हूँ, राशि से भी। मैंने देखा ये दोनों काफी मिलती जुलती हैं, ये भी होता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। यदि हम किसी कोई कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं और हम मेडिकल भी साथ देख रहे हैं, उसकी सेहत देख रहे हैं, तो लगन से भी देखेंगे। 3 कुंडलियां निकलती हैं जब वो सूर्य चक्र निकलता है ना, इसको चक्र बोलते हैं, उसमें लगन का भी होता है, चंद्रमा भी होता है, सूर्य राशि भी होती है। जब हम किसी की हेल्थ चेक करेंगे ना, तो हेल्थ के लिए 3 कुंडलियां देखेंगे। यदि हम फाइनेंसिस चेक करेंगे तो लगन से ही जाएंगे। फाइनेंसिस किसी के दशा देखेंगे, मान लीजिए आपका मकर लगन है तो 8 राशि जो है वो 11वें भाव में आएगी। मंगल आपकी आय भाव का स्वामी हो गया और शनि आपके धन भाव का स्वामी हो गया। तो ट्रांजिट में उसको जरूर देखेंगे वो क्या है, आपके लगन से भी। लेकिन यदि मुझे आपकी 7.5 देखनी है तो मैं चंद्रमा से ही देखूंगा। यदि मुझे आपका गुरु का गोचर देखना है तो मैं चंद्रमा से ही देखूंगा। यदि मैं आपका मंगल का गोचर देखना है तो मैं चंद्रमा से ही देखूंगा। राहु केतु का गोचर देखना है तो मैं चंद्रमा से ही देखूंगा। ट्रांजिट हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है। यदि आपको मेडिकली देखना है तो मान लीजिए को क्रिटिकली पड़ा हुआ है, किसी की हालत ठीक नहीं है, तो फिर हम 3 कुंडलियां देखेंगे। सूर्य हेल्थ के कारक होते हैं इसलिए वो देखेंगे, लगन चूंकि सेल्फ है इसलिए देखेंगे, चंद्र कुंडली में गोचर कहां से चल रहा है, क्या वो अच्छा है, क्या वो खराब है, दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, वो सारी चीजें एनालाइज करेंगे। लेकिन सिर्फ मेडिकल के केस में, यदि आप मेरे को पूछेंगे मैं करियर देखना है तो मैं आपकी कुंडली के 10वें भाव को लगन बनाकर कुंडली बना दूंगा, आपका D10 चेक कर लूंगा। D10 चेक, वो बहुत सारे सूत्र हैं शास्त्र में। 10वें भाव की कुंडली से पता लग जाएगा आज की डेट में 10वें भाव के ऊपर से कौन सा गोचर है। 10 मान लीजिए मकर लगन की किसी की पत्रिका है तो 7 लगन की पत्रिका बनाएंगे तुला, क्योंकि तुला 10वें भाव में आ जाएगी, तुला की कुंडली बनाकर वहां से गोचर घुमा लेंगे। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर एनालाइज करने पे बैठता है तो फिर सारी चीजों को एनालाइज कर लेता है। D10 को एनालाइज कर लेगा, D10 का लोड कहां पर गया, D10 में आपके जो लगन की जो राशि है वो आपके लगन चार्ट की कौन सी राशि है। मान लीजिए मकर लगन है, मैं मकर पे बार बार आ रहा हूँ, मान लीजिए मकर लगन है, मकर लगन में धनु राशि आपके 12वें भाव में बैठी है और वही धनु राशि D10 में लगन बन गई तो अल्टीमेटली करियर स्ट्रगल वाला हो जाएगा। या मान लीजिए जो धनु ना बनी, मिथुन बन गया, मिथुन राशि यहाँ पर 6ठे भाव में आ जाएगी, सिंह राशि यहाँ पर 8वें भाव में आ जाएगी यदि मकर का लगन होगा। तो यदि सिंह धनु या मिथुन का लगन बन गया D10 का तो वो अल्टीमेटली स्ट्रगल में आ गया, क्योंकि षष्ठेश जाकर लगन में बैठ गया वहां पर, या अष्टमेश या 12वें भाव का स्वामी लगन में बैठ गया। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर उसको एनालाइज करेगा तो हर एस्पेक्ट से एनालाइज करेगा।
करेक्ट। D10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ा समझते हैं तो उनको उनको पता होगा, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। D10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि D10 देखना चाहिए। अब आते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल पे। जो लोग देख रहे हैं ये सब करें, मेरे को क्या सानू की सानू की तो सानू की में आप मेरे को ये बताओ वो कि एक ये वीडियो भी आया था ना 6 की, पंजाबी के 6 की, हाँ। तेनू की, मैनू की। हाँ, तो सानू की मतलब ये 12 राशियों में मेरा क्या होने वाला है ये बताओ 26 अच्छा, में। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। गुरु की दृष्टि जिस राशि के ऊपर होती है ना नीरज जी, वो राशि अल्टीमेटली फायदे में रह जाती है, कहीं भी किसी भी समय हो। गुरु का जो गोचर होता है वो कुंडली में दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में अच्छा होता है। तो गुरु का गोचर अगले साल कहाँ पर है? या तो अभी जनवरी जब शुरू होगी तो गुरु मिथुन पे होंगे, तो मिथुन में है तो वृषभ के लिए अच्छे हो गए क्योंकि दूसरे भाव में आ जाएंगे, ठीक है। और यदि मिथुन में है तो पंचम में आएंगे आपके कन्या राशि, मकर राशि पे, नहीं, कुंभ के आएंगे ना, कुंभ के आ जाएंगे, कुंभ के पंचम में आ जाएंगे तो वो अच्छा है। और यदि हम तुला देखेंगे तो तुला के 9th में आ जाएंगे, तुला के लिए अच्छा हो गया। ये 3 राशियां हैं। और यदि हम देखेंगे इसको सिंह के लिहाज से तो सिंह के 11वें में आ जाएंगे। सप्तम देखेंगे तो धनु के आ जाएंगे। तो 2 राशि दूसरे भाव में, कुंभ राशि पंचम में, और मिथुन राशि धनु राशि सप्तम में, और आपका तुला राशि 9th में, और सिंह राशि आपके 11th में। ये गोचर इनके लिए अच्छा है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम में रहेंगे तो भी आय भाव पे रहेगी, 7th में रहेंगे तो भी आय भाव पे रहेगी, दूसरे में रहेंगे तो धन भाव पे ही रहेंगे, भाग्यस्थान में आगे तो वैसे ही सब कुछ सबर गया, उसके कारक होते हैं। 11वें में आगे तो खुद ही गुरु वहां पर आगे, गुरु उस भाव के कारक है। तो इनके लिए तो ये अच्छा है। अब बाकी जिनके ऊपर दृष्टि रहेगी, जिन राशियों के ऊपर दृष्टि रहेगी, वो भी जैसे 3 पे गोचर कर रहे हैं तो सीधा 9 पे देखेंगे। अल्टीमेटली हमने वो 9 काउंट कर लिया, धनु राशि। फिर 11 पे भी देखेंगे, कुंभ राशि भी आ गई उसमें, ठीक है। फिर सीधा धनु पे देखेंगे और एक दृष्टि रहेगी 7 के ऊपर, यानी कि तुला के ऊपर। ये ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया, ये राशियां हैं। अब साल का दूसरा हाफ जो है, जब 2 जून चढ़ेगा, ये पहले 5 महीने हो गए, 2 जून के बाद गुरु कर्क में आ जाएंगे। तो कर्क में जब आएंगे 30 अक्टूबर तक कर्क में ही रहेंगे, उसके बाद वो सिंह में चले जाएंगे। तो वो वाला जो समय है, कर्क में जब बैठेंगे तो मिथुन राशि के लिए अच्छे हो जाएंगे, दूसरे भाव में बैठेंगे, ठीक है। कर्क में जब बैठेंगे तो वो आपके लिए जो आपकी 12 राशि है, मीन राशि, उसके लिए वो 5th में आ जाएंगे, वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 5th में मकर के लिए अच्छे, इसके लिए मीन के लिए अच्छे हो गए। अब जब कर्क में बैठेंगे तो मकर के लिए सप्तम में आ जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अब कर्क में बैठेंगे तो आपके तुला के लिए वृश्चिक के लिए अच्छे हो जाएंगे। तो ये गोचर कर्क राशि में जब होगा तो इन राशियों के लिए अच्छे हो जाएंगे, गुरु गोचर में अच्छे हो जाएंगे। अब कर्क में है तो गुरु की दृष्टि कहां पर है? अल्टीमेटली कर्क में है तो गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं सीधी मकर पे रहेगी, राइट, और आपका वृश्चिक पे रहेगी और मीन पे रहेगी, ये 3 राशियां। इसके अलावा जब गुरु कर्क में जाएंगे तो कन्या के लिए भी अच्छे होंगे क्योंकि वो 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये राशियां हैं जिनको कंपैरेटिवली बेटर फायदा हो सकता है। जिनके ऊपर 7.5 चल रही है उनको थोड़ा सा, या ढैया चल रही है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मीन के ऊपर इस समय शनि चल रहे हैं, वो 7.5 चल रही है। कुंभ के ऊपर लास्ट फेज चल रहा है। मेष के ऊपर सिंह के ऊपर ढैया चल रही है और धनु के ऊपर ढैया चल रही है। धनु से 4th चल रहे हैं और सिंह से अष्टम में चल रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत का जरूर रखेंगे। 2 जून से आप करो कि अक्टूबर तक वाला ये है। असली जो खेल होना है वो नवंबर में होना है। नवंबर में होना है। उधर किसका सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे कौन फंसेगा और कौन निकल लेगा वो बताओ। सिंह में आ जाएंगे गुरु। हाँ। गुरु सिंह में आएंगे तो अल्टीमेटली कर्क के लिए फिर अच्छे हो जाएंगे। कर्क के लिए फिर कर्क के लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि दूसरे भाव में गोचर करेंगे ना, तो वो 2 महीने ही है। खैर वो आगे आएंगे फिर पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो आखिरी साल है, 2 महीने वो वहां पर संभलने का समय होगा। जब सिंह में आएंगे तो मेष के लिए अच्छे हो जाएंगे क्योंकि पंचम में आ जाएंगे, ठीक है। जब सिंह में आएंगे तो कुंभ के लिए अच्छे हो जाएंगे क्योंकि सप्तम में आ जाएंगे। जब सिंह में आएंगे तो धनु के लिए अच्छे हो जाएंगे क्योंकि वो 9th में आ जाएंगे। जब सिंह में आएंगे तो तुला के लिए अच्छे हो जाएंगे। कंपैरेटिवली राशियां सेम ही है, एक बार वो दृष्टि पे प्रभाव में आ जाएंगे और एक बार वो वैसे गोचर में अच्छे आ जाएंगे। तो एक बार दृष्टि अच्छी हो जाएगी इन राशियों के लिए, एक बार गुरु गोचर में अच्छे हो जाएंगे क्योंकि गुरु का दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां गोचर अच्छा है। तो 2, 5, 7, 9, 11 जिसकी भी कुंडली में, जिसकी चंद्र राशि में 2, 5, 7, 9, 11 से हैं, वो गोचर अच्छा हो जाएगा अल्टीमेटली। तो केतु के साथ आएंगे तो न्यूट्रलाइज भी करेंगे कुछ चीजें। कलयुग चल रहा है तो इसमें राहु, केतु और शनि
तीन को आदमी बहुत देखता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसी दौरान कलयुग में नीच भंग राजयोग भी बनता है। नहीं नहीं बनता है, मैं आपको बताता हूँ। बनता है, ये सीरियसली मजाक नहीं बनता कर है। रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक मित्र हाँ। हैं, कुंडली में मंगल राहु सप्तम में बैठा, हाँ, सब लोगों ने बोल दिया शनि की दशा है, शनि आपका पंचम भाव में बैठा है, तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम को देख रहा है, मंगल राहु साथ है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, पत्नी छोड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैं आपको बता नहीं सकता वो बंदा कहाँ पर है, इतना राइज कर गया वो बंदा। पिछले जब से शनि की दशा शुरू हुई, शनि पंचम में बैठे, मंगल राहु सप्तम में, सिंह लगन की पत्रिका, मंगल भागेश होकर सप्तम में बैठा हुआ है, राहु के साथ है। राहु जिसके साथ बैठता है उसके फायदे दे देता है। तो हुआ क्या, जैसे ही शादी हुई, जैसे ही बच्चे हुए, बंदा जमीन से आसमान पे। दशा शनि की चल रही है, सबने डरा दिया, सबने मंगल राहु डरा दिया। मैंने कहा कुछ नहीं होने जा रहा, निश्चिंत रहो, यहां पर आप राइज करोगे। तो वही जो कॉम्बिनेशन कुंडली जब दिखाई पंडितों को, ये तो अंगारक है, ये तो भयंकर है, और मैंने कहा अंगारक नहीं है, ये राजयोग कारक है। तो डिफाइन करना कि किसी को किसी अशुभ प्लैनेट का जो इम्पैक्ट है वो शुभ कैसे होता है, वो भी तो कुंडली में ही देखना पड़ेगा ना। वो भी कुंडली में। भाग्येश कभी भी अशुभ नहीं होता। जो 9th भाव का स्वामी है वो अल्टीमेटली शुभ ग्रह का फल कर जाएगा। तो वो केंद्र में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, अल्टीमेटली वो अच्छे फल दे गया। शनि की दशा, शनि पंचम में बैठा है, पंचम कुंडली का दूसरा सबसे शुभ स्थान होता है। सिंह लगन की पत्रिका में शनि मारक होने के बावजूद पंचम में बैठकर राइज दे गया, तो क्या करेंगे। शनि धन भाव को देख रहा है, उस बंदे के सामने धन ऐसे आ रहा है जैसे पता नहीं भीड़ में आशिक को जूते पड़ते हैं। तो हम लोगों ने काफी चर्चा की। नरेश, कोई विशेष प्रोडिक्शन आप 2026 के लिए, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जरूरी नहीं कि मार्केट में लेके, या जैसे राहु की, या कोई ग्रह बहुत विशेष 26 में मूव करने वाला है अदर देन गुरु, गुरु का कोई ही विशेष गुरु का प्रेडिक्शन? ही गोचर है, गुरु गोचर गुरु का ही है। 26 में ना राहु बदल रहे हैं, ना शनि बदल रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 26 में गोल्ड एक बार फिर चमकेगा। गोल्ड पे ध्यान जरूर रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब कितना होना चाहिए ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर तय करेगा। तो चमक ही रहा है गोल्ड। कितने परसेंट, नहीं वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। सबको लग रहा है यार 4398 हिट करके नीचे 44 आ गया, सबको लग रहा है टिमटिमा रहा है। सबको लग रहा है $38 3800 जाएगा। पॉसिबल है, मीन ये चार्ट वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड जहां पर आपको थोड़ी सी लगे कि हल्का है, पोजीशन बनाइए। गोल्ड में आपको पोजीशन रखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली रखनी चाहिए। गोल्ड आपके लिए अच्छा है। सिल्वर भी रखना चाहिए, 27 तक तो रखना ही चाहिए। 27 के बाद चीजें गड़बड़ हैं, वो वहां पर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता सकता हूँ। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि गोल्ड विल कीप शाइनिंग, गोल्ड इज इन द सुपर साइकिल। ये फुल देखो, ये हमने अपने कई सारे फंडामेंटल रिसर्च में हमने अपने चैनल पे शो डाले हैं। गोल्ड पे मेरे खुद के 3 शो पड़े हुए हैं, प्योरली फंडामेंटल डिस्कशन पे। कोई उसमें एडवाइस नहीं है आपको, जो मर्जी आपको करें कि गोल्ड क्यों इस समय हाईलाइटेड ना। हमने कितने रीजन बताया कि सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, वॉर चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन जो लोग मिस करते हैं कि जो M2 मनी होती है ना नरेश, कि सिस्टम में कितना पैसा है इस समय FD के तौर पे और ऐसे, वो M2 मनी इतनी ज्यादा है पूरी दुनिया में कि देखिए गोल्ड की कीमत नहीं बढ़ती है। वो बेचारा तो डेड है ना, वो तो एक धातु है, उसमें तो जान भी नहीं है। आपकी करेंसी वीक होती है इसलिए गोल्ड की कीमत बढ़ती है। गेहूं की कीमत नहीं बढ़ती है, बिल्कुल। चावल की कीमत नहीं बढ़ती है, आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो गोल्ड की कीमत इस पे तय होती है कि आपके सिस्टम में कितनी करेंसी है, आपके 1 रुपए का भाव कितना गिर गया। अगर डॉलर के सामने आपका रुपया गिर रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए गोल्ड में जनरली बुलिश कॉल रहती है। और आप देखिए गोल्ड में इंडियंस पैसा क्यों कमाते हैं, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट 40 का डॉलर 1989 पे, इनको डबल बोनस मिलता है। हाँ, इंडियंस को गोल्ड में फायदा मिलता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, डॉलर टर्म्स में उतना अच्छा गोल्ड नहीं करता, डॉलर टर्म में नहीं अच्छा करता, रुपी टर्म्स में बहुत अच्छा करता है। रुपी टर्म में अच्छा करता है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है। आपने वो बात बिल्कुल ठीक बोली है कि जब किसी को नहीं याद में, जब किसी को बोलो ना यार 1970 में गोल्ड इतना था तो इतने में आ गया, इतना तो हमें तो महंगा ही मिला। वो आपको महंगा इसलिए मिला, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। इसका एक बहुत फार्मूला बताएं, प्राजी भी आप सुन रहे होंगे। आपके एक मिडिल क्लास की फैमिली का 1 महीने का खर्चा 10 ग्राम गोल्ड की कीमत के बराबर होता है। आज अगर 1.25 लाख रुपए गोल्ड है तो आपके एक मिडिल क्लास फैमिली का घर का महीने का खर्चा 1.25 लाख रुपए है। अगर यही 1 लाख हो जाएगा तो आपका खर्चा 1 ही लाख होगा, क्योंकि महंगाई कम हो गई है। अगर ये 3 लाख हो गया है तो 3 लाख ही खर्च होगा। ये हजारों साल से फार्मूला चल रहा है। 2 किलो गेहूं की कीमत 1 किलो चावल के बराबर होती है, सदियों से चल रहा है। आप कभी चेक कर लेना, ये बदलता नहीं है, क्योंकि ये कमोडिटी है, इसमें थोड़ी कुछ चेंज होता है, आपकी करेंसी चेंज होती है, इसलिए इनके प्राइसेस बदलते हैं।
बिल्कुल आज भी आप मिडिल क्लास फैमिली घर का खर्चा 1.25 लाख मैक्स, बिल्कुल। उतने 10 ग्राम गोल्ड ला रहा है। गोल्ड और ऊपर जाएगा तो और जाएगा, क्योंकि वो करेंसी आपकी डिवैल्यू होती रहती है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें लगता है गोल्ड सिल्वर के बारे में लोगों को समझिए। हमारे दादाजी बताते थे कि 10 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू 1 मंथ एक्सपेंसेस ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। अब एक लास्ट क्वेश्चन जी, शनि शायद 2032 में जो 30 साल वाला वो चेंज हो रहा है ना, बिल्कुल, हाँ जी, उस वही कुछ कनेक्शन बन रहा है क्या उसका? वही कनेक्शन बन रहा है। वहां पर गुरु की पोजीशन ईज हो जाएगी थोड़ी। गुरु थोड़े से जो वीक चलेंगे ना, लगातार 6-7 साल वीक चलेंगे, कभी वो राहु के साथ आएंगे, कभी वो शनि के साथ आएंगे, कभी वो 6 एक्सिस में आएंगे। और बड़ी बात यह है कि गुरु इस बीच 2 बार केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद गुरु ने केतु के नक्षत्र में आना है। एक साल तो नवंबर 2026 में आएंगे, उसके बाद 30 में भी आएंगे, जब बाजार को लगेगा कि बाजार रिकवर कर रहा है, गुरु केतु के नक्षत्र में आएंगे, फिर गिर जाएगा। तो वहां से जब गुरु बाहर निकलेंगे 2032 मिड के आसपास जाकर, फिर रिकवरी और ठीक ठाक रिकवरी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। वो वहां पर मुझे लग रहा है कि जब थोड़ा सा बॉटम करे ना बाजार, लग जाए कि एक बार 40-50% गिर गया, मुझे नहीं पता किस लेवल से गिरेगा, वहां पर एंट्री लेनी चाहिए। वहां पर पैसा बनेगा, फिर पैसा बनेगा, फिर ठीक ठाक पैसा बनेगा लोगों का। तो चलिए फिर ये सारी चर्चा हमने आपके सामने की। इसको आप क्लब चैट मान लीजिए, एजुकेशनल मान लीजिए, मनोरंजन मान लीजिए, जो मानना है मानिए, सुनिए, इसको समझिए, लेकिन इस चर्चा के आधार पर अपने डिसीजन मत लीजिएगा। ये डिस्क्लेमर लिख के भी आता है और मुंह से ही बोल रहा हूँ। आप जो डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट का या बेचने खरीदने को, सब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। लेकिन ये एजुकेशनल पर्पज से है और ये कोरिलेट होती है डेटा के साथ। नरेश की सबसे बड़ी खास बात है कि मैंने ऐसा कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हिंदुस्तान में नहीं देखा जो फाइनेंशियल मार्केट के 100-200 साल के डेटा को ज्योतिष के साथ मैच करके आपको बताए कि देखिए 10 बार वो गिरा था तो ये प्लैनेटरी पोजीशन थी और यही प्लैनेटरी पोजीशन आगे बन रही, इसलिए ये सिचुएशन रिपीट हो सकती है। चार्ट में भी आप यही करते हो कि 10 साल का चार्ट निकालते हो तो आप यही देखते हो। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी फायदा हुआ होगा आपको। 2026 के बारे में बहुत सारी जानकारी, और एक प्रेडिक्शन आपकी सही हो गई है, दूसरी का इंतजार, दूसरी का उसका 3-4 और जोड़ दिए आपने। अगला शो होगा तो इसमें गोल्ड, खासतौर पर गोल्ड पे मैं बुलिश हूं। गोल्ड पे हम लोग देखेंगे 2 जून तक मार्केट वाला देखेंगे। अभी एक बार और ऊपर जाएगा, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो 6-8 महीने में आता रहूंगा मैं नरेश के पास, और इनकी जो है टेस्ट चलती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, मजा आया। थैंक यू। और आई होप कि आप सब लोगों को इससे फायदा जरूर हुआ होगा। पिछला शो आप लोगों ने बहुत देखा था और बहुत लोगों ने मुझसे मेरी आलोचना भी की थी कि यार आपने ये क्यों किया है। मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि आपके पास एक और तरीका है मार्केट को समझने का, इसको वैसे ही समझिए। आप चार्ट देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, गान चार्ट देखते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश भाई, काफी मजा आया। थैंक यू। नमस्कार।